बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी और इसी पे हमने लास्ट अपनी क्लास खत्म की थी। जरा से मैं रिकॉल करूं, सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। बाजू रीजनेबल का क्या मतलब है? नॉट 100% बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है जी। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब ये है कि काफी हद तक हम क्लियर हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम 100% एश्योरेंस आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी कि ऑडिटर को कुछ चीजें कम्युनिकेट करनी है सर्टन लोगों को, ठीक है जी। उन कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑडिटर डायरेक्टर्स को यानी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को क्या कम्युनिकेट करेगा। सबसे पहली चीज हमने कहा था कि जनाब वो सबसे पहले जाके ये क्लियर करेगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, याद आ रहा है हमने इसी स्लाइड पे कल अपनी क्लास खत्म की थी, याद है? अच्छा जी, फिर हमने ये पढ़ा था जनाब कि आप डायरेक्टर्स को ये भी बताएंगे कि जी मैं जब ऑडिट करने आऊंगा तो मैं क्या क्या और कब कब करूंगा, ठीक है जी। लेकिन अगेन 100% चीजें हम डायरेक्टर्स को नहीं बताते हैं, एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखते हैं अपनी चीजों के अंदर, ठीक है जी। लेकिन जो कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं जिसपे हमें लगता है कि जी हमें हेल्प चाहिए होगी मैनेजमेंट की, तो वो पहले हम कम्युनिकेट कर देते हैं शुरू में, ठीक है जी, क्या ये काम करेंगे और इस दिन पे आगे करेंगे, ठीक है जी। तीसरी चीज हमने ये बताई थी कि हमने डायरेक्टर्स को ये बताना है कि प्यारे भाइयों हम हैं इंडिपेंडेंट आपसे, ठीक है जी। ना सिर्फ आपसे इंडिपेंडेंट है, शेयर होल्डर से भी इंडिपेंडेंट है। ना मैनेजमेंट हमारा आप पे कोई फाइनेंशियल जो है वो रिलायंस है, ना हमारी कोई जो है वो पर्सनल ताल्लुकात है आपस के ऐसे कि उसकी वजह से जो है वो मेरी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो सके। और तीसरी चीज सर, मैं आपकी किसी इंप्लॉयमेंट असाइनमेंट के ऊपर नहीं हूं, मैं आपसे टोटली इंडिपेंडेंट हूं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं आपका ऑडिटर हूं, मेरा आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा जी, देखिए ये तीनों चीजें ऊपर वाली ये शुरू में बतानी है उसने, ठीक है जी। शुरू में कब? अच्छा, हमने आगे ना एक पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, ठीक है जी। पुराना जाएगा नया आएगा। देखिए ये ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, ठीक है जी, ये ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। अब हम उसको कह रहे हैं कि जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जिम्मेदार नहीं है, पहला एंगेजमेंट लेटर हम साइन कर रहे हैं। सर हमने उसको बता दिया कि हम कब कब और कहां क्या क्या करेंगे, आगे कब कब करेंगे, हमारी इंडिपेंडेंस हमने बता दी। जो नीचे वाला चौथा पॉइंट है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, अच्छे तरीके से दिमाग में रखना, इस पर सवाल आ चुके हैं। आपने सर ऑडिट के दौरान जो चीजें पकड़नी है, जो चीजें आपको पता चले, आपने साथ साथ कम्युनिकेट करना है, एंड तक इंतजार नहीं करना। जब ऑडिट खत्म होता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखे जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। उस मीटिंग के साथ एक और मीटिंग होती है, वो कहलाती है ऑडिट कमेटी की मीटिंग। किसकी? ये क्या होती है ऑडिट कमेटी? सर बोर्ड के 8 मेंबर्स हैं, 8 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। हमने ऑडिट कंप्लीट किया, 8 डायरेक्टर्स को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है। हमने कहा भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑडिट कर लिए, आप देखिए, ठीक है। ऑडिटर ने, सॉरी डायरेक्टर्स ने क्या करना है, 5-6 दिनों में एक मीटिंग कॉल करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। इसके साथ साथ कौन सी मीटिंग होगी? ऑडिट कमेटी की। ऑडिट कमेटी कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 3-4 ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज्यादा अच्छा आइडिया होता है, तो वो अलग से बैठते हैं और डिटेल में देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटर से बात करते हैं, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आप हमें बताना चाहो, ठीक है जी। अब देखो ऑडिटर अपनी ऑब्जर्वेशन किस चीज में कम्युनिकेट करेगा? ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन ये याद रखना मेरे बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट एंड पे आके हम ऑडिट कमेटी के अंदर चीजें नहीं बताएंगे, हम साथ साथ बताते जाएंगे। जब ऑडिट के अंदर हमें एक चीज पता चली रिसीवेबल पे मसला है, तो हम ये नहीं करेंगे कि आखिरी दिन जब ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी हम उस दिन बैठेंगे, हम कहेंगे आपको पता है आपके रिसीवेबल में मसला है जिसकी वजह से हमने आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है, आपकी रिपोर्ट में हम लिखने जा रहे हैं कि आपके अकाउंट सही नहीं है। वो कहेगा यार दरमियान में बता देते, अजीब आदमी हो यार, जब ऑडिट कर रहे थे बता देते, ठीक है जी। आपने कहा नहीं, वो हमने सोचा कि सारा काम करेंगे इंशाल्लाह फिर इकट्ठे आपको बताएंगे, नहीं। आपने ऑडिट की फाइंडिंग्स कैसे कम्युनिकेट करनी है, कैसे कम्युनिकेट करनी है? जैसे पता चली वैसे जाके कम्युनिकेट करो, जैसे पता चली वैसे जाके कम्युनिकेट करो, ताकि वो साथ साथ क्या करते जाएं, इसको करेक्ट करते जाएं, ठीक है जी। और अगर करेक्ट ना करें फिर आप अपनी रिपोर्ट को एडजस्ट करो, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि लास्ट डे पे जब ऑडिट कमेटी की मीटिंग है आप उसमें जाके बोलेंगे जी कि यार आपके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसले है भाई, और इसको देखते हुए आपकी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, खराब करने वाले हैं। लेकिन नहीं यार, साथ साथ बताते जाते हम सही कर लेते। देखो दो चीजें बतानी है, एक है वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल। ये क्या इंटरनल कंट्रोल मैंने डिस्कस किया था ना आपसे, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस का क्या मतलब है?
ARTT में एक कंट्रोल वीकनेस है। आप जब आते हो आपको यहाँ चेक किया जाता है कि आपके पास यहाँ फीस की पर्ची है या नहीं। क्लास में आते हो कभी चेक किया आपको? नहीं। अब मिसाल के तौर पर हमारा ये भाई है, ठीक है जी, हाँ ये भाई है जैन, ये रोज आके क्लास ले रहा बगैर फीस पे किए, तो हमारा एक अमाउंट, एक रेवेन्यू है जो इससे हम कमा सकते हैं। वो क्या हो रहा है? वो नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? सर ये आता है सिस्टम में चला जाता है बाहर, आता है सिस्टम में चला जाता है बाहर, किसी पॉइंट पे हमने उसको रोका ही नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा इंटरनल कंट्रोल रेवेन्यू पे बहुत स्ट्रांग है? नहीं सर, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। एक बंदा बगैर फी के भी क्लासेस लेके जा सकता है। तो सर अगर आप किसी जगह पे इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस देखोगे ना, बीइंग एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट देना है, लेकिन जहां आप इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस देखोगे आप ये कम्युनिकेट करोगे किसको? डायरेक्टर्स को, कि भाई आपके रेवेन्यू पे जो कंट्रोल्स है वो अच्छे नहीं है, आपके जो सर परचेजेस पे कंट्रोल्स है वो अच्छे नहीं है। ये कब करोगे कम्युनिकेट? एंड पे आके? नहीं सर, जैसे जैसे पता चलता जाएगा हम साथ साथ में कहा यार अभी आपके रेवेन्यू का प्रोसेस चेक किया डायरेक्टर साहब, हमें लग रहा है कि आपके रेवेन्यू के जो इंटरनल कंट्रोल्स पे जो है वो चीजें लगी हुई हैं, जो कंट्रोल्स आपने एम्प्लॉय किए हैं वो सही नहीं है। जब मिसाल के तौर पर मैं एक सुनार बड़ी बड़ी जो है वो सुनार का जो है वो सेटअप है, गोल्ड स्मिथ है, उन पे हम ऑडिट करने गए। हमने कहा सर इतनी प्रेशियस इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपने कैमरे ही नहीं लगाए, उसमें तो चीज चोरी हो सकती है। ठीक है जी। उसने कहा यार बात तो सही कह रहे हो। ये क्या है? कंट्रोल वीकनेस। कंट्रोल वीकनेस हमने कम्युनिकेट करनी कब? जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, जो भी कंट्रोल वीकनेस हो। सर एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में मसले आएंगे, आप ऑडिट रिपोर्ट को खराब करने जा रहे हो, देखो मैं कहूंगा ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? क्वालिफाई करने का मतलब आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखने जा रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने। ठीक है जी। अगर ऐसी कोई चीज है, आपको लगता है, आप पहले ही मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दो। इस पे सवाल आया एक दफा कि एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ, अपॉइंटमेंट पे उसको पता लगा कि की ट्रीटमेंट सही नहीं करती मैनेजमेंट, लीज की ट्रीटमेंट सही नहीं करती, जो ऑपरेटिंग लीज है उसको फाइनेंस बना देती है। ठीक है जी। और सर जो फाइनेंस उसको ऑपरेटिंग बना देती है, उलट काम कर रही है। तो ऑडिटर ने जाके उनसे कहा कि जनाब आपके पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई ये मसले मसाइल रहेंगे आपके। तो भाई अगर इस साल ऐसा कोई मसला निकला जो कि है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमें लगता है हमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो डे 1 से आपको बता रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होने जा रही है? क्वालिफाई होने जा रही है। तो मुझे एक चीज ये बताओ, अगर डे 1 से आपको ये लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई होने जा रही है, आप क्या करोगे? डे 1 पे बता दोगे? दरमियान में पता चला तो दरमियान में बता दोगे? ठीक है जी। यानी ये दो चीजें आपने कैसे कैसे बतानी है क्लाइंट को? साथ साथ बतानी है। क्या दो चीजें? इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस और सर एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। ऊपर वाली तीन चीजें कब बतानी है? सर शुरू में ही बतानी है, ऑडिट स्टार्ट होने के वक्त ही आपने बतानी है। ऐसा देखो, ये चीजें याद रखना, लोगों को ना ये लिस्ट याद होती है, रीड करते हैं हाँ यार ठीक है ऑडिटर की जिम्मेदारी है, स्कोप एंड टाइमिंग इंडिपेंडेंस है। वो सवाल पूछेगा, वो आपको डेट्स देगा, आपको ये याद होना चाहिए कि ये तीन चीजें आपने कब कब कम्युनिकेट करनी, ऊपर वाली तीन चीजें शुरू में कम्युनिकेट करनी है। और सर नीचे वाली चीज जैसे जैसे पता चले, शुरू में पता, शुरू में कम्युनिकेट कर दो ये भी, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे पता चलती जाएगी हम क्या करते जाएंगे, इसको कम्युनिकेट करते जाएंगे। ऐसा है, ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में था कॉपी कर लिया था? अच्छा जी। सर दूसरी चीज है कम्युनिकेशन टू आई कैप। ये एक केस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। कि आई कैप से ऑडिटर ने कब और क्या बात करनी है। एक कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए, एबीसी कंपनी का एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ। ऑडिटर ने एक चीज पकड़ ली कि भाई 2 नंबरी हुई है, फ्रॉड हुआ है या 2 नंबरी हुई है या गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और मैनेजमेंट को हमने कहा कि हम आपके फाइनेंशियल आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या करने जा रहे हैं? क्वालिफाई करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट आपके पास आई और मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि यार रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करना भाई, हमारी दुबई में लिस्टिंग होने जा रही है। हमारी दुबई में लिस्टिंग क्या होती है? हमारी कंपनी की शेयर्स की ट्रेडिंग दुबई में शुरू होने वाली है। तो भाईजान अगर आप ये करोगे तो वहां लिस्टिंग बंद हो जाएगी। कह रहे तो 2 नंबर कंपनी है, तो भैया आप क्या करने जा रहे हो? ऑडिटर ने कहा भाई मैं तो आइजा के हिसाब से चलता हूं, चीजें मेरे सामने, मैं उसको निगेट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखूंगा कि मामला सही। मैनेजमेंट ने क्या किया? ऑडिटर को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? बोला भाई कल से नहीं आना, दफा हो जाओ यहां से। क्या कहा? कल से नहीं आना, दफा हो जाओ। सर
आपसे यानी ऑर्डर से आई कैप ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको ऑफिस से निकाला गया, बाहर निकाला गया, आप ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको निकाला गया, मैं क्या कह रहा हूं, ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको निकाला गया, तो आपने क्या करना है, आई कैप को कम्युनिकेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद आपको कहा गया कि आप अगले साल के लिए ऑर्डर नहीं हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, तो आपने क्या करना है, आई कैप को कम्युनिकेट करना है। याद रखना, जब हम कोड पढ़ रहे होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप सीए फर्टर्निटी के दो टीचर्स उठाओ ना, एक एआरटीटी का टीचर हो, एक किसी और कॉलेज का टीचर हो, दोनों की आपस में कंपटीशन होगी। कॉलेजेस के आपस में क्या है, ऑडिटर्स के नहीं होते, ऑडिटर एक दूसरे के पेटी भाई हैं। क्या है, पेटी भाई हैं। एक फंसता है दूसरा निकालता है जाके उसको, दूसरा फंसता है पहला निकालता है उसको जाके। बड़ी फर्म छोटी फर्म्स को हेल्प करती है। ठीक है जी, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ऑडिटर्स के बीच में ऐसा कंपटीशन नहीं है जैसे आपको सीए के कॉलेजेस में नजर आएगा। जब किसी ऑडिटर को दरमियान में निकाला जाता है तो वो कम्युनिकेट करता है किसको, फिर आई कैप किसी दूसरे ऑडिटर को उस कंपनी में जाने से पहले पूरी सिचुएशन देखता है कि भाई इसको अलाउ है या नहीं। यानी आई कैप ने अब डिसाइड करना है कि जो दूसरा ऑडिटर जा रहा है वहां पे इसके ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, आया उसको भेजना चाहिए या नहीं। ये डिसीजन किसने लेना है, आई कैप 15 दिनों के अंदर डिसीजन लेता है। ठीक है जी, ये आपको उसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये कानून यही कि आई कैप को आपने कम्युनिकेट करना है। कब, अच्छा, एक ऑडिटर गया एक जगह पे ऑडिट करने के लिए, मैनेजमेंट ने उसको बड़ा तंग किया, बड़ा तंग किया, इतना तंग किया कि उसने कहा भाई मैं कर ही नहीं रहा ऑडिट, भाड़ में जाओ। ये उसको कम्युनिकेट करना नहीं। कम्युनिकेशन किसको कब करनी है, जब आपको मैनेजमेंट ने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, तब आपको निकाला और आप पूछो कि मुझे क्यों निकाला। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ऑडिट के एंड पे कंप्लीट होने के बाद निकाला, नहीं कम्युनिकेट करना है। मैं खुद भाग गया, नहीं कम्युनिकेट करना है। ऑडिटर ने दरमियान में ऑडिट छोड़ दिया क्योंकि मैनेजमेंट ने मना कर दिया, रिमूव कर दिया उसको, तो फिर हमने क्या करना है, आई कैप को ये स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक केस याद रहेगा, ऐसा है। अच्छा जी, तीसरी चीज, आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करनी है कुछ चीजें। ठीक है जी, अच्छा ये मुझे कौन बताएगा कि मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या कम्युनिकेट करना है? वेरी गुड, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लॉ बताएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में ये लिखा है कि अगर ऑडिटर ने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब किताब चल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, सर उसको कम्युनिकेट करना चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को। मैनेजमेंट को हक है निकालने का। देखो सुनो, मैनेजमेंट के पास एक राइट है कि वो ऑर्डर को रिमूव कर सकता है, प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, उसके पास इतना राइट है कि वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, मे बी उसके पास भी जस्टिफाइबल ग्राउंड्स हो, मे बी ऑर्डर तड़ियां लगा रहा हो, निकाल सकता है। तो राइट दोनों के पास, ऑर्डर खुद भी छोड़ सकता है और मैनेजमेंट निकाल भी सकती है। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर रेगुलेशन में एक चीज लिखी हुई है कि ऑर्डर को चीज कम्युनिकेट करनी है तो ऑर्डर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि जी अगर कभी आप देखो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, एससीसीपी की वेबसाइट पर ना एक लिस्ट है कि भाई इन लोगों के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी, इन लोगों के अगर आपके पास बैलेंस है फ्रीज कर देने। ठीक है जी, इन लोगों के साथ आपने कोई काम नहीं करना। ठीक है, लिस्ट है, पूरी लोगों की लिस्ट है। ठीक है ना, 300-400 लोगों की लिस्ट है। आप गए कंपनी के ऑडिट पे, आपको नजर आया कि 3-4 लोग उस लिस्ट में जो है वो इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बैलेंसेस मेंटेन्ड है। तो उस लॉ में क्या लिखा है कि ऑर्डर क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा। तो सर इसका मतलब है ये कम्युनिकेशन लॉ ड्रिवन है। लॉ में लिखा है तो आपने कम्युनिकेट करना, नहीं तो आपने कम्युनिकेट नहीं करना, ऐसा। अब सुनो, अब मैं हूं ऑडिटर, मैं जाके एक जगह पे देखता हूं कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस हो रही है जिसका पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट आ सकता है, मुझे लगता है कि मुझे इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, गलत हो रही है, तो बताओ क्या मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए है? मुझे लग रहा है भाई पब्लिक का पैसा लगा हुआ है कंपनी में और कंपनी के अंदर हो रही है दबा के 2 नंबरी। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को कॉल कर दूं कि भाई ये चल रहा है कंपनी के अंदर जी, कंपनी के जो है वो डायरेक्टर्स अपनी रिलेटेड पार्टी, उसूलन आपको लॉ कंपेल नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं चीज कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहला काम करना है किसी लीगल एडवाइजर से लीगल एडवाइस लेनी है। क्या करनी है, लीगल एडवाइस लेनी है कि भाई ये मामला चल रहा है और ये मेरे ऑडिट रिपोर्ट में कवर नहीं होगा, क्या मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। सर आपको उस हिसाब से फिर कम्युनिकेट करना होगा।
यानी सर जब आपको लॉ कहेगी आपने तब कम्युनिकेट करना है, और जब आपको लॉ ना कहे लेकिन आपको लगता है कि पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? लीगल एडवाइस लेके करेंगे। ठीक है जी, फिर आप क्या करेंगे? अब बताएं सर, ऑर्डर की जिम्मेदारियां। सर ऑर्डर की जिम्मेदारी, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस देना है, दूसरा कम्युनिकेट करना है डायरेक्टर्स को तीन चीजें शुरू में। क्या डायरेक्टर्स को तीन चीजें शुरू में कम्युनिकेट करना? मेरी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं। तीसरी चीज, सर मैं क्या क्या और कब कब करने आऊंगा। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ऑडिट इनहेरेंट लिमिटेशन, सॉरी आपने जो है ना वो बतानी है, सर आपको इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस बतानी है, और दूसरा एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी, सर आपने आईकैप को कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, बताना है उसको। अगर आपको ड्यूरिंग दी ऑडिट मैनेजमेंट ने रिमूव कर दिया तब आप खुद विड्रॉ हो गए, नहीं बताना आपको। आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया, आपको एक आ गया कि अगले साल के लिए आप ऑडिट में नहीं आ सकते, नहीं कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट कब करना है? जब आपको ड्यूरिंग द ऑडिट निकाला जाए। कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अगर लॉ कहेगा तो मैं कम्युनिकेट करूंगा, जो लॉ के प्रोसीजर है मैं प्रॉपर्ली फॉलो करूंगा। लॉ नहीं कहे लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट हिट हो रहा है, मैं लीगल एडवाइस सीख करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे कम्युनिकेट करना है या नहीं करना। ऐसा ये कॉपी कर लो साहब। चलो जी, सर कैन यू काइंडली सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ऑडिट बुक। मैं आज ही भेज देता हूँ बेटा तुम लोगों को। ड्यूरिंग द ऑडिट हमें ड्यू टू मिस बिहेवियर या फिर कोई भी रीजन पे रिमूव कर दिया तो हमने आईकैप को बताना जरूर है, फिर आईकैप डिसाइड करेगा कि गलती हमारी थी या मैनेजमेंट की। ठीक है, लेकिन आपने कम्युनिकेट जरूर करना है। ठीक है सर, ये क्यों किया गया है? क्योंकि बीच में ऐसे सीन हुए, एक ऑर्डर ने ऑडिट शुरू किया, उसका ऑडिट महंगा था, फीस ज्यादा थी, मैनेजमेंट ने दरमियान में उसको रिमूव करके एक छोटा ऑर्डर पकड़ लिया। ठीक है, तो आईकैप ने फिर कहा यार नहीं, ये तो मतलब गलत चीज परवान चढ़ रही है कि एक ऑर्डर ऑडिट कर रहा है, ड्यूरिंग दी ऑडिट उसको ऐसे निकाल दिया कि फीस ज्यादा ले रहा था, दूसरा सस्ते में मिल गया। ठीक है ना, तो ये तरीका सही नहीं। अब आपने आईकैप को कम्युनिकेट करना, आईकैप क्या करेगा? जब नया ऑर्डर वहां ऑडिट करने जाएगा तो वो पहले आईकैप से इजाजत लेके जाएगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। पुराने वाले को निकाला गया है, ठीक है ना, और आपके पास उसकी कम्युनिकेशन भी आई होगी, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, तो आईकैप क्या करेगा? हालात देख के फिर क्या करेगा, अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड सर। जब नया ऑर्डर अपॉइंट होता है उस पर लीगल कंपल्जन है। आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। आपको पुराने ऑर्डर को एक लेटर लिखना होगा कि भाई मैं इधर अपॉइंट हो रहा हूं, और तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी बात है बताने के लिए कि जो मुझे पता होनी चाहिए, तो वो फिर आपको क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है ना, क्लियर? क्वालिफाई का मतलब दोबारा बता दें, क्वालिफाई करने का मतलब ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करने का मतलब है रिपोर्ट में ये लिख देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है मटेरियल मिस्टेक, ये हम क्या कहेंगे? बंदा क्वालिफाइड अच्छा है, रिपोर्ट क्वालिफाइड अच्छी नहीं है, बस ये याद रखना। ठीक है जी, बंदा क्वालिफाइड हो तो अच्छा है। आईकैप को लगे कि मैनेजमेंट की गलती है तो आईकैप दोबारा उसी ऑर्डर को अपॉइंट कर सकती है? नहीं। देखो एक चीज याद रखो, ये आपको ना फिर पढ़ना पड़ेगा पूरा लॉ। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कॉर्पोरेट लॉ। अगर एक एक ऑर्डर को निकाल दिया गया है और मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ने जबरदस्ती निकाला गया है, फिर नया ऑर्डर अपॉइंट नहीं होगा ना, तो फिर आईकैप कमीशन को यानी एससीसीपी को एड्रेस करता है कि भाई हमारे ऑर्डर के साथ इस तरह का सीन हुआ है, आप पढ़ो बीच में। फिर कमीशन जो है वो ऑर्डर अपॉइंट करता है। कमीशन समझ लो कौन है? फिर वो ऐसा ऑर्डर अपॉइंट करेगा कि लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, देखिए इतना आसान नहीं है। सही रिपोर्ट क्या कहती है? सही रिपोर्ट को क्या कहते हैं? अनमॉडिफाइड। गलत रिपोर्ट को मॉडिफाइड या क्वालिफाइड। ठीक है जी, सर इसकी पीडीएफ से याद कर लें। मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं, जो यहां लिखा है ना इसी को याद करना है, अलग से कोई चीज याद नहीं करनी है। देखो लोग पढ़ाते हैं एक चीज है, पढ़ने के लिए दूसरी चीज देते हैं, याद करने के लिए तीसरी चीज होती है। नहीं,
अगर मैं आपको क्लास में जिस चीज से पढ़ा रहा हूं उसके बाद मैं आपको कहूं कि एक आपको अलग से कोई चीज मिलेगी, जो किताब मिलेगी ना, उसमें भी ये नोट्स इसी तरह ही लिखे हुए, ठीक है ना। आपको जो क्लास में पढ़ा रहा हूं यही लिखना है, यही याद करना है, इसी से सारे पास पेपर्स आपको अटेम्प्ट कराऊंगा, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं, मैं डिस्कनेक्ट नहीं प्रोड्यूस करूंगा चीजों में। क्या आपने एक चीज क्लास में पढ़ी, आपने आई आपकी किताब देखी हो तो कोई दुनिया ही अलग थी, फिर आपने सर के नोट्स देखी वो तीसरी दुनिया है, फिर आपने पास पेपर उठाया वो एक चौथी दुनिया है, फिर आप एंड में परेशान हो रहे हो कि मैं कहां से पढ़ूं। तो यहीं से पढ़ना है, यहीं से याद करना है, यहीं पे सारे पास पेपर्स कराऊंगा, ठीक है ना। 10 चीजें नहीं, एक ही चीज, क्लियर है। बुक में कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है भाई मैं आपको ना ऑडिट की किताब दिखा देता हूँ अभी बीच में, थोड़ा सा ना क्लास आगे जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बढ़े आगे हम, बढ़ जाए, कर लिया कॉपी है, कर लिया पक्का। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट देख रहे थे, याद आ रहा है। अच्छा जी, अब एक चीज आती है पेपर में, गौर से सुनना, हमारे पास कितनी पार्टीज हैं ऑडिट में, 3 है, ऑडिटर, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स। अब आपस में इन तीनों के रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं, किसका, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर का। सर 6 मार्क्स का सवाल है आईकैप का, ये उसका जवाब है जो आप नीचे पढ़ रहे हो, ठीक है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में रिलेशनशिप बताओ। लोगों ने सवाल में ठोकना शुरू किया कि मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है, बस ये दोनों का ताल्लुक है। ऐसा नहीं है, उसमें डिटेल जवाब लिखना था। क्या लिखना था, डिटेल जवाब। 6 मार्क्स के लिए क्या लिखना है, लोगों ने क्या लिख के आ गया, मैनेजमेंट वो लोग हैं जो बिजनेस संभालते हैं, शेयर होल्डर वो हैं जो अपॉइंट करते हैं, इन दोनों के बीच में यही रिलेशनशिप है। नहीं, रिलेशनशिप क्या है वो जरा सुन लो। सर मैनेजमेंट ना स्टीवर्ड होगी, किसकी, व्हाट इज मींट बाय स्टीवर्ड। देखो स्टीवर्ड का मतलब है जी सुपरवाइजर, वेरी गुड। आप ये कह लो कि वो बंदा जो आपके एसेट्स मैनेज करता है। मुझे बताओ बिजनेस पूरा पैसा कंट्रीब्यूट किसने किया है, हमने मैनेजमेंट को कहा भाई संभालोगे तुम, चलाओगे तुम, ये एसेट तुम यूज करोगे, किसके बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। बताओ इधर बेनिफिशियरी कौन है, शेयर होल्डर है, स्टीवर्ड कौन है, मैनेजमेंट है। तो इसका मतलब है स्टीवर्ड का जब भी मैं वर्ड सुनूंगा, स्टीवर्ड वो बंदा होता है जो हमारे एसेट्स को, यानी कि शेयर होल्डर्स के एसेट्स को मैनेज करता है शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, ऐसा। एजेंट, अब ये पहले से कनेक्टेड है भाई। मैं अगर अपने एसेट किसी के हवाले करूंगा तो उसको क्या बताऊंगा, उसको बताऊंगा तरीका कि तुमने करना क्या है। मैं उसको बताऊंगा तरीका, ए मैनेजमेंट तुम्हें अपॉइंट किया गया है कुछ काम करने के लिए जो मैं नहीं कर सकता, मैं शेयर होल्डर हूं। तुम्हें हम बता रहे हैं तुमने 4 काम करने, 4 काम करने तुमने ऑयल रिफाइनरी का सेटअप लगाना है, ठीक है जी। तुमने ऑयल की मार्केटिंग करनी है, तुमने ऑयल के एडिटिव्स जो है वो ऐड करने और प्रोडक्ट्स बनानी है, ठीक है जी। और सर तुम क्या करोगे, डिफरेंट लोगों के ऑयल को प्रोसेस भी करोगे, यानी हमारा ऑयल बिजनेस है। शेयर होल्डर ने क्या किया, 4-5 बिजनेस बता दिए किसको, और मैनेजमेंट को कहा पुत्र इसके अलावा इधर उधर नहीं जाना, जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फॉलो करनी है। अब बताओ मैनेजमेंट को जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं किस तरह दी जाती हैं, 2 डॉक्यूमेंट बना के, क्या बना के, 2 डॉक्यूमेंट बना के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2 वो चीजें जब कंपनी बनती है, इन 2 डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, हेड ऑफिस किधर होगा, बिजनेस कैसे किया जाएगा, कौन कौन से बिजनेस में ये कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है और कौन से में नहीं कर सकती। अब सर एक दिन हुआ ये कि एक एजीएम हो रही थी, मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर को बताया कि हम जो है हवाई जहाज चला रहे हैं। शेयर होल्डर ने कहा मनुष्य हम तो तेल बेच रहे थे, हवाई जहाज कहां से चल पड़े। तो क्या करना है सर, मैनेजमेंट ने बात माननी है। एजेंट है मैनेजमेंट किसकी, शेयर होल्डर की, स्टीवर्ड है, हमने अपने एसेट उसके हवाले कर दिए। एसेट हवाले करने के बाद हमने क्या किया, उसको एक एजेंसी यानी अपना एजेंट भी बनाया, उसको बताया कि भाई आपने ऑपरेट करना है एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स का मतलब कंपनी बनाने वाले जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और। अब बताओ सर क्या मैनेजमेंट ये काम कर रही है नहीं कर रही है, ये कैसे चेक करूंगा मैं मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी करूंगा कैसे, साल के एंड पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाऊंगा, एजीएम में बैठूंगा और उनकी कारकर्दगी चेक करूंगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। यानी सर ये मैनेजमेंट जो है वो रिपोर्ट करेगी शेयर होल्डर्स को
परफॉर्मेंस के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब बताओ सर, हमने पहले उसको बनाया स्टीवर्ड, अपने सारे एसेट्स दे दिए, हमने कहा तुमने उसको इस्तेमाल करना है हमारे बेनिफिट के लिए, फिर इसको गाइडेंस भी दे दी कि तुमने इसको इस्तेमाल कहां कहां करना है, ठीक है जी, एजेंट बना दिया। और फिर हमने कहा हम आगे चेक करेंगे कि तुमने हमारे हिसाब से काम किया या नहीं किया, तो हमने क्या बना दिया, उसको अकाउंटेबल भी बना दिया। ऐसा है सर। अब एग्जाम में सवाल आया, गौर सुनना, एक सवाल आया एक दफा कि बताएं मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। यही 3 पॉइंट्स आपने लिखने। 2 अटेम्प्ट बाद कौन सा सवाल आया कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तब भी आपने यही 3 चीजें लिखनी थी, ठीक है जी। मैनेजमेंट सर चाहे पब्लिक कंपनी की हो चाहे प्राइवेट कंपनी की हो, शेयर होल्डर ने क्या करना है, पैसे उठा के दे देने किसको, बिजनेस उठा के दे देने किसको, मैनेजमेंट को, उन्होंने चलाना। ऐसा चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उधर घबराना नहीं है। 3 ही रिलेशनशिप है किसके बीच में, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में। ऐसा एक अटेम्प्ट में सवाल आया, मैनेजमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। और ना भाई, इंडिपेंडेंट किस चीज का, दोनों के बीच में तो स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होगा भाई, वो तो अपने एसेट दे रहा है उसको, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसको एजेंट भी बना रहा है, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है वो। एजेंट बनाने के बाद सर क्या कर रहा है, वो उसको अकाउंटेबल भी जवाब दे भाई, वो शेयर होल्डर जो है वो मतलब शेयर होल्डर मालिक है, ठीक है जी, याद रहेगा भाई जी। सर सारी चीजें ना 100% शेयर होल्डर बैठ के नहीं चलाता, शेयर होल्डर 100% बैठ के सारी चीजें रन नहीं करता। बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी जहां मैनेजमेंट और शेयर होल्डर का रोल जो है वो ओवरलैप हो रहा होगा, बहुत कम ऐसी होंगी, ठीक है। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। किन लोगों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं हम, 3 लोगों के बीच में। हमने अभी पहला रिलेशनशिप पढ़ा किसके बीच में, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है जी। अभी तक हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी। जब तक पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। चलो जी, बढ़े हम आगे। अच्छा बेटा, आप जरा दिमाग हाजिर रखना, सवाल तुम लोगों से पूछना है। 60% जतेश सर, आफ्टर क्लास प्लीज चेक योर फेसबुक मैसेंजर, आई हैव सेंड यू 2 to 3। ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई। देखो मेरे फेसबुक मैसेंजर से कभी किसी को कोई जवाब आ जाए, ठीक है, मैं अपना फेसबुक मैनेज नहीं करता, ठीक है। ये मैं आज कैटेगोरिकली बता दूं, मेरा फेसबुक मैनेज करता है मेरा असिस्टेंट, ठीक है। मैं नहीं, फेसबुक पे मैं होता ही नहीं, जो पोस्टर डलती है मैं नहीं डालता, ठीक है। उस दिन मैं सुबह उठा एक पोस्ट डली हुई थी, वो जमाने पुरानी, किसी ने डाल दी थी, फिर तो भाई मैं कभी कोई पोस्ट नहीं डालता। हाँ, ऐसे कभी मेरा व्हाट्सएप मेरे पास होता है, वहां से जो जवाब आया वो मेरा जवाब, ठीक है। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त, क्योंकि मैं यार फेसबुक ना मैनेज कर नहीं सकता। पूरा टाइम आप फेसबुक के सामने बैठे रहो तो फिर आप काम क्या करोगे, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। सर बर्थडे आपने विश नहीं की थी मतलब, अच्छा हसन तुम्हारी बर्थडे आई थी, नहीं वो बर्थडे मैंने खुद विश की होगी, तो मैं विश की थी, ठीक है। कभी कभी तो खोलता हूँ ना यार, कभी
अच्छा चलो, अब एक बात बताना है आप। अब बताओ, हमने एक चीज बहुत पहले पढ़ी है, ऑर्डर जब आएगा मैनेजमेंट को पहली चीज क्या बताएगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। दूसरी तीसरी चीज जो बताएगा मैं कौन हूं। अब दूसरी चीज तुमने पढ़ने जा रहे हो, मैनेजमेंट और ऑर्डर का क्या रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली सर दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। नहीं तो मैनेजमेंट की गलती कभी ऑर्डर नहीं छुपाएगा। मतलब ऑर्डर जो है वो जाएगा और गलतियां छुपाता फिरेगा अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए। ठीक है, इंडिपेंडेंट रखना है सर, फाइनेंशियली भी, पर्सनल लेवल पे भी, और एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से भी। ठीक है जी, बढ़े आगे। बढ़े। अब मेरा बड़ा टेक्निकल सवाल है तुम लोगों से, कर लो चलो। बेटा एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना, मैं कसम से तुम्हें बता रहा हूं, ये रजिस्टर ही तुम्हें पास करा देगा। ठीक है ना, ये एंड में जो जलील हो रहे होंगे ना, एक के नोट्स पकड़ रहे होंगे, दूसरे के नोट्स पकड़ रहे होंगे, तुम्हारा प्रॉपर रजिस्टर बना हुआ होगा, एक एक चीज तुम्हारी उसमें लिखी हुई होगी। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। ये मैं अपने हाथों से लिखे नोट्स यार, और मैंने ये किया है कि यार आई कैप की किताब उठाई, मार्केट में एक बड़ी अच्छी किताब है, एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त काम किया है राइज वाले ने, उसकी किताब मैंने सामने रखी। ठीक है ना, सारे पास पेपर सामने रखे, जितने सवाल थे उसके सबको कोशिश किया उनके जवाब अपने लेक्चर के नोट्स में अपडेट कर दो, ताकि जब आप पास पेपर्स कर रहे हो तो आपको अलग से उसके लिए सोचना ना पड़े। तो मेरा पहला चैप्टर खत्म होगा तकरीबन 8 क्लासों के अंदर। ठीक है जी, उसमें आप इतनी चीजें देखोगे जो किताब में मौजूद नहीं होंगी, लेकिन वो पास पेपर के सवालों में आई हुई है। तो सारी चीजें मैंने खुद पर्सनली बैठ के कवर की। ठीक है, वन वन स्टॉप आपको यहाँ रुकना है और सारी चीजें आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब बताएं, ऑडिटर और शेयर होल्डर के बीच में तो बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि शेयर होल्डर का अगर कोई बेटा बेटा है तो वही जाके ऑडिट कर ले, अपने बाप का पैसा तो प्रोटेक्ट करेगा ना वो, ऐसा है कि नहीं। तो शेयर होल्डर और ऑर्डर के बीच में तो बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या कहते हो उसके बारे में। नहीं, मिसाल के तौर पर मैं शेयर होल्डर हूं, मेरा बेटा है सर माशाल्लाह वो क्वालिफाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने कहा बेटा तुम ही ऑडिट करने जाओ और जो मैनेजमेंट है इनकी तो मतलब वाट मार के आ जाओ। ठीक है ना, अब सोचो वो अपने बाप का पैसा कैसा प्रोटेक्ट करेगा। तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि होगा ये कि दो बड़े मसले सर, दो लोगों को ना बेवकूफ बनाया जा रहा होगा। अगर ऑडिटर शेयर होल्डर का रिश्तेदार है, डिपेंडेंट है सर, तो दो लोगों को जो है ना वो आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, एक छोटे शेयर होल्डर्स को, ठीक है जी, और हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है जी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मतलब कंपनी में सर 2 नंबर काम हो रहा है, प्रॉफिट छुपाया जा रहा है, टैक्स कम दिया जा रहा है। ठीक है जी, बड़ी बड़ी नॉन कंप्लायंसेस जो है वो रिपोर्ट ही नहीं हो रही है, ऑर्डर जो है वो शेयर होल्डर से मिला हुआ है, सब अंदर काम मस्त चल रहा है। ठीक है जी, याद रखो जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है जी, ये डिसीजन मेकिंग में यहाँ के शोर बहुत डालते हैं जीएम में, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। कंपनी को डिविडेंड देना या नहीं देना, 50% शेयर होल्डिंग डिसीजन मेजोरिटी पे होगा। तो अगर एक बड़ा शेयर होल्डर है तो वो क्या कर रहा होगा, डिविडेंड के डिसीजन के अंदर वो खुद इन्वॉल्व होगा। छोटा शेयर होल्डर कभी इस जगह नहीं आ सकता। सर एक कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है, छोटा शेयर होल्डर चिल्ला रहा है यार ये गलत हो रहा है, कंपनी का पैसा मिस यूज हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर ऑडिटर मिला हुआ हो और वो ये मामला आने ही नहीं दे सामने, छुपा दे, तो बताएं किस कौन जलील हो रहा होगा बीच में, छोटा शेयर होल्डर, और साथ में कौन जलील हो रहा होगा, रेगुलेटर। तो सर रेगुलेटर मिसलीड हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, फ्रॉड होगा तो मैनेजमेंट को बताएगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे शेयर होल्डर को बता, देखो अब 50 ऐसी चीजें जिससे छोटे शेयर होल्डर्स के राइट वायलेट हो सकते हैं, और साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या हो सकती है। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिटर और मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट, ऑडिटर और शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट स्टीवर्ड, एजेंट और अकाउंटेबल, याद रहेगा। अब बताओ मैं अगर आपसे पूछूं ऑडिटर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट और शेयर होल्डर से क्या होना चाहिए, आप एक लफ्ज में जवाब दोगे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर है, बढ़े आगे दोस्त। है
एक दिन हम अपने कॉलेज में थे, हम कॉलेज कंप्लीट किया हमने, सीए का यानी कैफ कंप्लीट किया, था हम फर्म में चले गए। जब फर्म में गए इंटरव्यू देने, तो हमारा एक साथ का लड़का जो बड़ा सादा सा बच्चा था, मतलब दाढ़ी वाला बच्चा था, मुल्ला पार्टी था, वो फर्गसन्स के अंदर घूम रहा है। हमने कहा यार हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए हैं, सबसे पहले इंटरव्यू हमारे हो रहे हैं, ये हमसे पहले कैसे पहुंच गया? तो उसको हमने पकड़ा, हमने कहा इधर आ भाई। कहता है मैं तो 15 दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर मेरे अब्बा का नाम है आरिफ हबीब, मेरे अब्बा का नाम है आरिफ हबीब। अच्छा हम बोले काके? हमने कहा अब्बा का नाम आरिफ हबीब, कौन है भैया आरिफ हबीब? कहता है सर आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का मालिक, सर मेरे अब्बा की कोई 30-40 तो कंपनीज है। देखा यार तू तो सेंटरों में आता था छोटी सी गाड़ी में। सर वो मेरा अपना मसला है, मैं इंडिपेंडेंटली जो है वो चीजें करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अब्बा पे डिपेंडेंट ना रहूं। बड़ा अच्छा बच्चा था वो, बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है आज भी, ठीक है माशाल्लाह। वो 4-5 कंपनीज पे डायरेक्टर है वहां पे, लेकिन वो अंदर घूम रहा था। तो हमने उससे पूछा अच्छा फिर क्या किया? फर्गसन्स मेड श्योर कि वो किसी ऐसे क्लाइंट पे ना जाए जहां उसके अब्बा का इन्फ्लुएंस हो। तो ये फर्गसन ने इंश्योर किया। क्यों? खुद सोचो, ये जाए और मैनेजमेंट से या शेयर होल्डर से इसका लिंक निकले तो नॉन कंप्लायंस होगी ना फिर कोड की। तो उन्होंने क्या किया सर, ये पूरा पूरा टेन्योर उसका मैनेज किया कि वो अपने अब्बा की किसी कंपनी में किसी किसी जगह पे जहां अब्बा की इन्वेस्टमेंट है वहां पर ना जा सके। ठीक है जी। बड़ी फर्म्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो इंश्योर करते हैं कि इवन ऑडिट क्लाइंट का एक छोटा सा बंदा भी जो जूनियर हो ना, उसका भी अंदर कोई कोई रिलेशनशिप ऐसा ना हो जो जो उसके काम को इन्फ्लुएंस कर सके। क्लियर? तो सर मैनेजमेंट को और ऑल्टर और शेयर होल्डर्स को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक, एट एवरी लेवल। बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया था एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। उसमें हमने अपना पहला एलिमेंट पढ़ लिया, थ्री पार्टीज की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख ली, ठीक है जी। हमने रिलेशनशिप्स भी देख लिए। क्लियर हो गया? किसी को कोई मसला? हाँ जी। उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल स्टेब्लिश करना, ऑर्डर को एक्सेस देना इंफॉर्मेशन पे, बंदों पे, लोकेशंस पे। ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी है वो हमने डिस्कस कर ली। रीजनेबल एश्योरेंस देना, कम्युनिकेट करना डायरेक्टर्स को, आईकैप को और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी? दो लोगों को अपॉइंट करना, खाली किसको? ऑर्डर को और मैनेजमेंट को। वो मालिक है, उसके हकूक है, उसकी जिम्मेदारियां नहीं। अब ये ना तुम लोग सवाल पेपर में आ जाए शेयर होल्डर तो मालिक है और मालिक की तो जिम्मेदारियां नहीं होती, आपने सिर्फ ये लिखना है उसकी जिम्मेदारी है दो लोगों को अपॉइंट करना, आगे कहानियां नहीं लिखनी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताएं, क्या हमने ये देख लिया कि आपस में इनका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? ऐसा क्या मैं कह सकता हूं हमने थ्री पार्टीज का आपस में रिलेशनशिप, उसकी जिम्मेदारियां प्रॉपर्ली देख ली? अब बताओ दूसरा एलिमेंट हमारे पास कौन सा आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। देखो जब ऑर्डर सर फॉर द पर्पसेस कोई जूनियर है, उसने कुछ शेयर लिए हुए हैं क्लाइंट पे, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। निदेश अभी हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है जी। कोड ऑफ एथिक्स में प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब ऑर्डर के पास शेयर्स होंगे तो उसका क्या करना है, ठीक है जी। नहीं वो तो लॉ में लिखा है ना, डिस्पोज ऑफ करना। कोड में अलग तरीके से, कोड ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लॉ किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ फर्म के पार्टनर पे। कोड किस पे अप्लाई होता है? पूरी टीम पे। पूरी टीम का मतलब एक जूनियर है, जूनियर से ऊपर सेमी सीनियर है, सेमी सीनियर से ऊपर सीनियर है, सीनियर से ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से ऊपर मैनेजर है, मैनेजर से ऊपर सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर से ऊपर डायरेक्टर है, और डायरेक्टर से ऊपर कौन है? पार्टनर है। सीईओ नहीं है, पार्टनर है। कंपनी में, फर्म में जो है पार्टनर होता है, जो टॉप पोजीशन है वो क्या है? और अब एक और भी लेवल आ गया है, सीनियर पार्टनर, ठीक है जी। लॉ अप्लाई होता है किसके ऊपर? कंपनी लॉ किस पे अप्लाई होगा? पार्टनर पे। सीनियर मैनेजर पे नहीं, डायरेक्टर पे नहीं, जूनियर्स पे नहीं, सीनियर्स पे नहीं। लॉ अप्लाई होगा सिर्फ किसके ऊपर? अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स वो पूरी टीम पे अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो हमने अभी आगे जाके दोनों चीजें पढ़नी है कि पार्टनर के लिए कानून अलग है, वो हमारा लोकल लॉ है, और जो इंटरनेशनल लॉ हमने अडॉप्ट किया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स, वो किस पे अप्लाई होगा? वो सब पे अप्लाई होगा। लॉ में आप पढ़ोगे वो आपको ये नहीं बताएगा कि जूनियर के पास शेयर्स हैं तो क्या करना चाहिए। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स आपको जरूर बताएगा कि जूनियर के पास शेयर्स हैं तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो मुझे बताओ ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है? कोड है सर।
सर स्मॉल शेयर होल्डर्स का बेटा जाके ऑडिट करने, देखो फिर एक चीज, एक कंपनी, मेरे अब्बा के पास ना ओजीडीसी के 300 शेयर हैं और मैं ओजीडीसी का से मिसाल के तौर पर ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि लॉ मुझे रोकता है कि नहीं रोकता। लॉ मुझे सर रोकता है, लेकिन लॉ मुझे रिस्ट्रिक्शन डालता है मेरे ऊपर, मेरी बीवी बच्चों के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर नहीं डालता। लेकिन कोड कहते हैं 3 टाइप के रिश्तेदार होते हैं, एक होते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, आपकी बेगम बच्चे, ठीक है जी, एक होते हैं क्लोज फैमिली मेंबर्स, आपके घर में जितने लोग हैं, भाई बहन सिबलिंग्स अम्मा अब्बा, ठीक है जी, एक होते हैं क्लोज रिलेटिव्स, जिसमें आपके दोस्त भी आ जाते हैं और बाकी लोग भी आ जाते हैं, ठीक है जी, जो आपके घर में होते नहीं है लेकिन आप उनके घर में होते हैं, पता नहीं क्या चीज, चलो जो भी है। तो हमने आगे जाके डिटेल में देख लिया। तो भाई छोटा शेयर होल्डर और बड़ा शेयर होल्डर नहीं कर सकता ऑडिट, ठीक है। अच्छा जी सर सुने, ऑडिटर अपना ऑडिट ओपिनियन कैसे लिखता है वो सुनो। एक ऑडिटर ने पूरा ऑडिट कर लिया, अपना ऑडिट ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहा है। ऑडिट ओपिनियन में क्या लिख रहा है, मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया, विच इंक्लूड्स बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, विच इंक्लूड्स पीएनएल यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, विच इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स, बस इसके बाद और कुछ नहीं। एनुअल रिपोर्ट जब आती है ना किसी कंपनी की, कौन सी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है जी, गौर से देखना मेरे बच्चों। चलो जी आपको एक एनुअल रिपोर्ट दिखा दें, ठीक है। माशाल्लाह डाउनलोड हो रही है, आप लोगों को तो सब्र करने की आदत होगी बस। अच्छा जी, हैं क्या कह रहे हो, नहीं ऑनलाइन नहीं खुलता ना बाकी चीजों की तरह, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी, ये हो रहा है ना, क्या कह रहे हो, कितने कितने एमबी की फाइल है, ये तो अभी डाउनलोड होगी पता चलेगा। हो जा भाई हो जा यार, अल्लाह के वास्ते, तस्वीरें ज्यादा होंगी इसमें इसलिए नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। पीटी सेल से तेज डाउनलोडिंग है। ऐसे चेक करते हैं स्पीड है कितनी, 10 एमबी का तो इंटरनेट होना चाहिए। सही है, बस हो गया बेटा, हो गया। अपलोड मना कर रहा है। चलो जी आगे जी ऑडिट, वो आगे सर एनुअल रिपोर्ट, देखिए ये है पीएसओ की एनुअल रिपोर्ट, ठीक है जी, जो पीएसओ ने अपने शेयर होल्डर्स को दी है। इसमें इसमें आया शुरू में सर गौर सुनना, आर पीपल आर स्ट्रेंथ, ये कहानियां, ठीक है जी। कहानियों के बाद सर ये चलता रहा सर, अबाउट द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कौन है जी, चेयरमैन का रिव्यू, चेयरमैन के रिव्यू के बाद सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका रिव्यू, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हमारा पास्ट कैसे गुजरा, ये चलता रहा, हम पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें चलती रही, इतने ट्रक इतने बैरल, ये सारी चीजें, इतने हमने इवेंट्स किए, इतने हमने ज़कात खराज दी, ठीक है जी, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है जी। इतनी इतनी हमारी जो है वो इंटरनेशनल अफिलिएशन है, हमने 50 पाउंड का केक भी काटा,
ठीक है जी। ये चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, हर एक डायरेक्टर के बाद बारे में उसकी डिटेल सारी कहानियां करते 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 सर पूरी कंपोजिशन बोर्ड की, उसके बाद कोड की कंप्लायंस, ठीक है जी, हमारी मैनेजमेंट गवर्नेंस, फिर बाजियों के बारे में, ठीक है जी। ये चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। ये क्या है? एनुअल रिपोर्ट। देखते जाना मेरे बच्चों, देखते जाना। चले जा रहा है चले जा रहा है। हम कह रहे हैं खत्म क्यों नहीं हो रहा, स्पीड में भगाते हैं। ठीक है जी। ना ना आएगा आएगा, रुको रुको, सारा आएगा सर। हम करते करते ना यहां पहुंच गया रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। हमने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो अल्लाह के वास्ते, किधर है वो? उसने कहा सर ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए 365 पेज की रिपोर्ट में 146वें पेज पे जाके, किसपे? ऊपर जितनी कहानियां लिखी हैं, क्या ऑडिटर ने इसकी तस्दीक की है कि वो सब सही है? नहीं। ऑडिटर ने ओपिनियन किस पे देना है? ऑडिटर ने ओपिनियन देना है फाइनेंस अनकंसोलिडेटेड का मतलब है इसके अपने अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स। ठीक है जी। ये कंसोलिडेशन पढ़ लिए? नहीं पढ़ी। एक ग्रुप पेरेंट कंपनी होती जो अपने अकाउंट्स बनाती। अम्मा ने अपने अकाउंट्स बनाए, अब्बा ने अपने बनाए, ठीक है जी। फिर अब्बा ने सारे घर के अकाउंट्स एक साथ बनाए, ये कहलाते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये कंपनी की अपनी बैलेंस शीट है पीएसओ, इसमें कोई सब्सिडरी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं सर, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेशियो एनालिसिस आएगा? है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट आएगी? क्या मैनेजमेंट में हमारे उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं? क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी हमने कितना चंदा दिया, हमने कितनी खराब दिया है कि नहीं? ऑडिटर ने ओपिनियन किस पे दिया है? तो एज शेयर होल्डर अगर तुम बैठ के ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तो ऑडिटर का काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है। बाकी जो चीजें लिखी हैं वो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से लिखी हैं, उस पर करके ऑडिटर को गालियां मत देना। ठीक है जी। वैसे ऑर्डर पे कुछ जिम्मेदारी इस चीज की भी आती है, आगे हम एक फाइनल में आगे पढ़ेंगे कि अगर इस इंफॉर्मेशन में से भी ऑर्डर को कोई चीज नजर आ जाती है ऐसी कि गलत है, तो उस पर वो मैनेजमेंट से बात करेगा। ठीक है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओपिनियन किसके ऊपर है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर चेंजेस इन इक्विटी का स्टेटमेंट, कैश फ्लोज का स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी किसी चीज पे हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, बाकी किसी चीज पे हम ओपिनियन नहीं दे रहे। द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब बताओ इन 5 चीजों के अलावा बाकी सारी चीजें क्या कहलाएंगी? अदर इंफॉर्मेशन क्या कहलाएंगी? अब बताओ ऑडिटर को क्या ये जरूरी है कि अपनी रिपोर्ट में लिखे कि उसने किस किस चीज को वेरीफाई, किस चीज के ऊपर? हाँ, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है क्या कि मैंने ऑडिट किया है किन चीजों का? 5 चीजों का खाली, बैलेंस शीट का, पीएनएल का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का और नोट्स का। इसके अलावा बाकी किसी चीज पे मेरा ओपिनियन नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पे इंफॉर्मेशन पढ़े। क्लियर है? ये बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताएं सर, जब आप एनुअल रिपोर्ट उठाएंगे आइंदा के बाद और आप उसके अंदर पढ़ेंगे कि जी कंपनी के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी फ्यूचर में ये काम करने जा रही है, क्या मैं उस पर अंदर रिलायंस कर लूं कि भाई ऑर्डर ने वेरीफाई किया? नहीं 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 नहीं, ऑर्डर ने सिर्फ किस चीज को वेरीफाई किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। याद रहेगा आइंदा के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे? ये 5 चीजें। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें सर इसको। रोज ला दे यार एक, ये उससे बिलाल से पढ़। एआरटीटी गेमिंग जोन कहाँ बनाया है? सेम बिल्डिंग में, बिल्कुल नीचे बेटा, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी थी वो हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा वैसे ही तुम लोग वहां पढ़ते नहीं हो, ऑफिशियली गेम खेल लो उधर, लाइब्रेरी हमने ऊपर मूव कर दिया। हाँ जी। अच्छा, ये सारा जो सेटअप हुआ है ना, ये सर तारिक ने किया। ठीक है, सर तारिक का अपना एक विजन है चीजों में, उनके नजदीक लाइफ इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतनी देर बाद इसलिए ख्याल है कि यार जगह नहीं थी ना हमारे पास। अब तो देखे ना यार, आप अंदाजा लगाओ, हमारे पास कॉस्टिंग में रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 600, क्लास में आते हैं हार्डली 230 220। ठीक है, फिजिकल क्लास में। तो हम चाहते हैं कि बच्चा आए कैंपस पे पढ़े, लाइव आगे पढ़े, लेकिन अब चूंकि वो हो गया, सबको बेनिफिट मिल गया, तो लोग नहीं आते। सर नेसेसरी फॉर एनुअल रिपोर्ट टू बी इन अ बुकलेट फॉर्म और डिस्पैच टू शेयर होल्डर। सर डिस्पैच होना शायद जरूरी है, ठीक है ना, डिस्पैच होना जरूरी है।
ठीक है जी, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना जरूरी है, और वो भी कब, 21 दिन पहले। लेकिन सर ये अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो अब अपनी अपनी वेबसाइट पे रखना वुड बी इनफ, ठीक है ना। शेयर होल्डर को जाना है तो शेयर होल्डर जाके चेक कर ले, ठीक है जी। थोड़े टाइम में मतलब एक बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एक स्टार्टअप ने काम किया, जिसके ऊपर ही मैं आपको भी बता देता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है, वो बेसिकली आईबीएम में इंक्यूबेशन सेंटर को में काफी इन है, काफी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उससे कहा कि यार एक बंदा पाकिस्तान में एक सेटअप बनाए, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, आप व्हाट्सएप से लोगों को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मैसेज कर रहे हो ना किसी को, आप पैसे भेज दो, ठीक है जी। इतना इजी किया जा रहा है चीजों को, ठीक है जी। और यही व्हाट्सएप नंबर आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और यही व्हाट्सएप नंबर आपका जो है वो सेल्स टैक्स नंबर भी होगा, इनकम टैक्स नंबर भी होगा। तो आपकी सारी चीजें, पूरी एक्टिविटी आपकी इसी से कंट्रोल होगी, ठीक है जी। हैं, चाइना में, इंडिया में भी शुरू हो चुका है ये तो, ठीक है ना। जितनी बड़ी इकोनॉमी है ये अल्टीमेटली इसी पे आ जाएगी। फिर वो टाइम चला जाएगा कि फला नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं और बंदा पता नहीं चल रहा कि कौन है, ठीक है ना। बंदा क्या, उसका बाप भी पता चलेगा। एचबीएल में बहुत छोटे लेवल पे हो रहा होगा बेटा, ये जितना बड़ा काम अभी होने जा रहा है ना, स्टेट बैंक ने अभी अप्रूवल देनी है इस चीज की, ठीक है ना। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी इन है, ठीक है ना। मतलब यार कभी भी ऐसा नहीं होता था। मेरी अभी शॉपिंग करने गई, उन्होंने 50-60 हजार रुपए की चीजें खरीदी, पेशावर मूव हो रहे हैं तकरीबन कोई हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। तो वो बंदा आ गया कि जी आपने इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कार्ड से दी। मैंने कहा भाई मेरा कार्ड है, क्या मसला है इसमें। कहता नहीं, वो आपको अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, साइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा लगा मुझे। मेरी वाइफ ने कहा इस तरह बोला, मैंने कहा कॉपरेट करो पूरा, क्योंकि अब ये मामला ऐसे हैं कि टैक्स वाले प्रॉपर्टी चीजों को देख रहे हैं। वो बंदा अगर 50,000 रुपए की शॉपिंग कर सकता है और वो नील रिटर्न फाइल कर रहा है, तो फिर मामला खराब है पीछे है? वो कह रहा है कुछ नहीं, वो शॉपिंग 50,000 की होगी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इस तरह ऑडिट के लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाएंगे। भाई ऑडिट हो ही सॉफ्टवेयर पे रहा है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि जब अभी तुम्हारा ये वाला बैच खत्म हो ना, जिसके बाद तुमने फर्म में जाना है, तो जो 2-2.5 महीने बचते हैं ना आपके पास, जिसमें आप फारिग होते हो, टोटल फारिग, जिसमें आप अपनी नींदें पूरी कर रहे होते हो, उसमें आप उठाना और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ना। ये फ्यूचर है ब्लॉकचेन को, ठीक है जी। ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। मैं आपको लिटरली बता दूं, जिस बंदे की कमांड होगी ना ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन आने से ऑडिटर का रोल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? ऑडिटर आके ऑडिट करता है किसका? लेजर्स का, चीजों का। वो लेजर अगर 1500 लोग मैनेज कर रहे हो, 1500 लोग वो लेजर मैनेज कर रहे हो, और जो एंट्री डलती हो 1500 लोग उसको वेरीफाई करते हो, तो मुझे एक बात बताओ, फिर ऑडिट का स्कोप कितना थोड़ा रह जाएगा। मुझे नहीं है, ठीक है ना। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें जो ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे चेन जो बनी हुई है, वो क्या है, एक ही ट्रांजेक्शन को 1500-1600 लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें 2 नंबरी डल ही नहीं सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है जी। ब्लॉकचेन का कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। जिसने अगर पढ़ने की खातिर पढ़ना है ना, टॉरेंट बे पे जाए, वहां से ब्लॉकचेन के यूडेमी के कोर्सेज पढ़े, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन वो डाउनलोड करे। मैंने अभी आपको बताया ना thepiratebay.org, जिससे आप बहुत सारी चीजें, किताबें डाउनलोड करते हो, उससे कभी ये भी डाउनलोड कर लो ना, ठीक है ना। यूडेमी की वो है, मैं आपको मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है जी। जी बढ़िया मांगे दोस्त, जरा गला बेटा। चलो जी, अब बताओ, हमारे पास दूसरी चीज हो गई। देखो मैं आपको बताऊं, पढ़ने वाले बनो, चीजें मैं आपको बहुत सारी बताता जाऊंगा वक्त के साथ साथ। मैं चूंकि मार्केट में सारे लोगों को देख रहा हूँ, एक सीएफओ क्लब है जिसका मैं मेंबर हूँ, ठीक है ना, बड़ा सीनियर मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ उसका। उसमें एक बंदा वियतनाम में एक टेक्नोलॉजी कंपनी लीड करता है, वो उसको हेड कर रहा है। और वो बंदा जो जो चीजें, जो टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहा होता है, अभी फाइनेंस 4 के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जरूर देखना वो सारी कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। फाइनेंस 4 के नाम से, finance4.o, ठीक है ना। अभी आएगी, कोई 15-20 दिनों में उसका ऐलान होगा, जरूर देखना। देखना कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर है, हमारे फाइनेंस प्रोफेशन का फ्यूचर, और उससे कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज क्या क्या है और क्या होने जा रहा है आगे, ठीक है जी। ताकि आप जो है वो उसके हिसाब से तैयारी कर सको फिर आगे, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? आईएफआरएस। आईएफआरएस को मैं उर्दू जुबान में फ्रेमवर्क बोल दूं। फ्रेमवर्क का मतलब, सर मैं मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ता हूं, तो नमाज मैंने कहां सीखी?
कुरान से सीखी, अल्लाह के नबी की हदीस से सीखी, ऐसा ना? तो सर इसका मतलब है कुछ प्रोनाउंसमेंट्स हैं जिससे मैं चीजें सीखा हूं, ठीक है ना? मैं रोजा रखता हूं, कहां से पता चला मुझे रोजा रखना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या नहीं बने कैसे पता चलेगा? एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अच्छा जी, क्या ये फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना, ये फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना कि मुझे आईएफआरएस अप्लाई करना चाहिए, मुझे गैप अप्लाई करना चाहिए यूएस, या मुझे यूके गैप अप्लाई करना चाहिए, या मुझे फुल आईएफआरएस अप्लाई करना चाहिए, या मुझे आईएफआरएस फॉर एसएमईज, एसएमईज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे आईएफआरएस, आईएफआरएस बहुत टाइप के, फुल आईएफआरएस है, ठीक है जी, आईएफआरएस फॉर एसएमईज है, यूके गैप है, यूएस गैप है, ठीक है जी। तो मुझे कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, आपको पता है बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनते, फिर उनके लिए कौन सा फ्रेमवर्क है? वो सर स्टेट बैंक ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से नहीं बनते, उनके लिए फ्रेमवर्क कहां से आया? सर वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एससीसीपी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनते, सर उसके लिए फ्रेमवर्क किसने डिफाइन किया हुआ है? सर एससीसीपी ने डिफाइन किया हुआ है। तो हर एक कंपनी आईएफआरएस अप्लाई नहीं करती, ठीक है जी, हर एक कंपनी आईएफआरएस अप्लाई नहीं करती। तो जब आप ऑडिटर बन के जाओगे, आपने पहली चीज क्या देखनी है? सर जो फ्रेमवर्क है वो सही है या नहीं है, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, ये जो फ्रेमवर्क है, और तो सुनना मेरे बच्चों, हमने तो एक रट्टा मार लिया ना कि फ्रेमवर्क क्या है, आईएफआरएस है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे तरीके से सुनना, इस पर सवाल आए हैं पास में, ठीक ठाक अच्छे सवाल हैं इसमें, ठीक है? सुनना, देखो सबसे पहली चीज, पाकिस्तान में हर एक कंपनी का फ्रेमवर्क लॉ ने डिफाइन किया हुआ है। बैंक अपने अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाएंगे? सर बैंक अपने अकाउंट्स बनाएंगे एसबीपी का जो सर्कुलर, एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से, ठीक है जी। उस सर्कुलर को कहते हैं BSD 36 नाम है उसका, ठीक है जी। बैंकिंग सर्कुलर है वो, 36 नंबर है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। आप करें कभी फैसल बैंक के अकाउंट उठाएं, कभी यूबीएल के अकाउंट्स उठाएं, एचबीएल के अकाउंट्स उठाएं और सामने रखें, जितने हेड्स है ना सब में बराबर होंगे। क्या होंगे? पहले नंबर पे जो आ रहा होगा, दूसरे नंबर पे आ रहा होगा, तीसरे नंबर पे आ रहा होगा, सब में सेम होगा। व्हाट इफ के जैसे हमारे पास हेड आता है कैश, व्हाट इफ के दोनों सालों में कैश ना हो तो हम कैश का हेड नहीं दिखाते, बैंक वाले ऐसे नहीं करते। बैंक दोनों सालों में क्या दिखाएगा? जीरो, लेकिन अकाउंट्स कैसे बनाएगा? 100% आइडेंटिकल। आप जितने बैंकों के अकाउंट्स उठाओगे, उनकी बैलेंस शीट, उनका पीएनएल आपको 100% क्या नजर आएगा? आइडेंटिकल नजर आएगा, अनलेस के कोई ऐसी अनयूजुअल चीज हो जो। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताएं, जो फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में, हर कंपनी का फ्रेमवर्क लॉ ने डिफाइन किया हुआ है। बैंक अपना अकाउंट्स बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के हिसाब से, BSD सर्कुलर के हिसाब से बनाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज एससीसीपी के रूल्स के हिसाब से बनाएंगी। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आईएफआरएस के हिसाब से बनाएंगी। छोटी कंपनीज आईएफआरएस और एसएमईज के हिसाब से बनाएंगी। हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो इप्सास के हिसाब से अकाउंट्स बनाएंगी, ठीक है जी, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, इंटरनेशनल IPSAS, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हर एक के लिए फ्रेमवर्क क्या है? अलग अलग। आसान भाषा में हम फ्रेमवर्क को क्या कह देते हैं? आईएफआरएस। जरूरी नहीं आईएफआरएस, लेकिन पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं तमाम का फ्रेमवर्क किसने डिफाइन किया हुआ है? लॉ ने डिफाइन किया। व्हाट इफ के लॉ डिफाइन ना करे तो फिर आपको सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने तरीका बताया कि आप अपना फ्रेमवर्क कैसे पिक करो। फिर आप देख लो नेचर ऑफ एंटिटी को, अगर एंटिटी बहुत बड़ी है तो पूरे आईएफआरएस अप्लाई कर दो, अगर एंटिटी पब्लिक सेक्टर है तो उसके हिसाब से आप ले लो, छोटी एंटिटी है तो क्या करो? अब बताओ सर, क्या फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का डिसीजन मैनेजमेंट का? हाँ हाँ, मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट ने लेना है डिसीजन, मैनेजमेंट ने लेना है कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। मैनेजमेंट को लॉ ने क्या किया हुआ है? कंपेल किया हुआ है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये लॉ नहीं होगा कि लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहा हो कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, नहीं। तो सर जब लीगल फ्रेमवर्क ने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को डिफाइन नहीं किया, देन डिसीजन किसने लेना है कि फ्रेमवर्क कौन सा होना चाहिए? मैनेजमेंट ने लेना है। तो बताएं मैनेजमेंट कैसे लेगी डिसीजन? नेचर ऑफ द एंटिटी को देखेंगे, अपने आप को हम देखेंगे, फिर क्या करेंगे? उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। अगर हम एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का मतलब है एक हम गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है तो इप्सास यूज कर लेंगे। अगर सर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वायरस यूज करेंगे। छोटी कंपनी है तो आईएफआरएस और एसएमईज यूज कर लेंगे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, नेचर ऑफ एंटिटीज, ठीक है जी, एसएमईज हैव अ डिफरेंट आईएफआरएस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जनरली अप्लाई आईएफआरएस इन फुल।
नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 महीने के भी होते हैं और साल के भी होते हैं। ठीक है जी, जो 6 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, 3 महीने के होते हैं, 9 महीने के होते हैं, ये कहलाते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहलाते हैं? इंटरिम। ये फुल ईयर के नहीं है, बल्कि थोड़े से पीरियड के, 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, जो पूरे 12 महीने के हो क्या है? अच्छा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत सारी चीजें आपको अलाउ की जाती है कि आप इग्नोर कर दो। ज्यादा डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हम बहुत सारी चीजें एक्सपर्ट से पूछ के करते हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन बताएगा? एक्चुअली नहीं, एक्सपर्ट बताएगा ना, कोई बड़ा ब्रोकर बताएगा हमें। तो सर क्या मैं हर 3 महीने पे मैं अकाउंट्स बनाता हूं? क्या मैं हर 3 महीने पे ब्रोकर को लाऊं, उसको 5 लाख रुपए दूं वैल्यूएशन के? नहीं। तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप डिटेल कैलकुलेशंस नहीं करते हो, अंदाजे खुद लगा लेते हो। लेकिन जब आप फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो फिर आपको क्या करना है? सर पूरा मुकम्मल हर एक चीज आपने हिसाब से करनी है। तो सर अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो अभी इंटरिम है, तो मैं क्या करूंगा उसको? सर मैं कुछ चीजें अप्लाई करूंगा, कुछ चीजें नहीं करूंगा। मैं फ्रेमवर्क ऐसा यूज कर लूंगा जिसके अंदर ये अलाउ हो कि इंटरिम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हल्के बनाने, आईएफआरएस सॉरी वो फाइनल पे फुल बनाने। क्या आईएफआरएस में चीज अलाउड है? क्या आईएफआरएस आपको अलाउ करता है कि जब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो कम कैलकुलेशन करो? हाँ सर, हाँ, आईएफआरएस में लिखा हुआ है, आईएफआरएस में पूरा स्टैंडर्ड है, IAS 34 नाम है उसका, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि अगर आप इंटरिम अकाउंट्स बना रहे हो डेबिट टैक्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, बहुत सारी चीजों की वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिटेल कैलकुलेशन प्रोविजंस का करने की जरूरत नहीं है, आपको अलाउ किया हुआ है। लेकिन बाकी जगहों पे आपने क्या करना है? जब फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपने क्या करना है? अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर मेरे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है, वो कहता है इंटरिम हो फाइनल हो आपने सब जगह एक ही काम करना है, ठीक है जी, और लॉ मुझे कहे कि आप खुद पिक करो अपना फ्रेमवर्क, तो मैं कैसा फ्रेमवर्क पिक करूं? मैं समझूंगा भाई जहां आसानी है वो वहां चला जाऊंगा, मैं जहां इंटरिम में थोड़ी आसानी है वहां चला जाऊंगा, फाइनल में तो सर हमने पूरा बनाना ही है। अब बताएं सर, या तो पिक करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स देखनी है आपने, लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो नेचर ऑफ एंटिटी देख लो, फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। सर चौथी चीज पे ना आके अपने सवाल पूछे फाइनल में, इस पे कैफ में नहीं, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गौर से सुनना, मैं गया एक कंपनी गई, ऐसे मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी है, मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक को मैंने कहा भाई मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा आपकी कंपनी? मैंने कहा मेरी जबरदस्त कंपनी है माशाल्लाह। उसने कहा आप ऑडिट कराते हैं? मैंने कहा नहीं मैं ऑडिट नहीं कराता। उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं? मैंने कहा यार हम 4-5 घर के लोग हैं, 10 लोग हैं, हम 10 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली है, हम अकाउंट्स क्या बनाते हैं? लंबे चौड़े अकाउंट्स नहीं बनाते, हम एक पेज के ऊपर लिख लें कितना कैश आया कितना गया, बस खत्म। इसके अलावा क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे? ठीक है जी, और लॉ भी हमें मना नहीं कर रहा। तो आप किस खाते में कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ? बैंक ने कहा अल्लाह के बंदे, जब तुम मुझसे लोन लेके जाओगे तो तुम क्या लोन वापस करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी औकात और वुसअत है? तो मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ मेरे पास कि तुम्हारे ऑलरेडी कितने एसेट्स मौजूद हैं। ARTT वाले गए लोन लेने के लिए, बैंक ने कहा तुम्हारे पास कितने एसेट्स हैं? हमने कहा पता नहीं यार, बस कुर्सियां उर्सियां। सर कोई वैल्यू होगी, कोई चीज होगी, कोई ब्रांड वैल्यू होगी। हमने कहा यार कभी निकालेंगे बैठ गया, बस पैसे आ रहे हैं, हम दोनों भाई खा रहे हैं बैठ के, अभी हमने को कभी ऐसा काम नहीं किया। तो बैंक ने कहा आप एक काम करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। मैंने कहा किसके हिसाब से? पूरे आईएफआरएस अप्लाई करो? बैंक ने कहा नहीं, हम आपको दे रहे हैं एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, आप इसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आ जाएं। 2-3 चीजें ही हैं इसमें बनाने की। अब बताओ ये फ्रेमवर्क आपको किसने दिया? बैंक ने दिया। क्यों? क्योंकि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो जनरल पर्पस नहीं है, वो स्पेसिफिक पर्पस है और बैंक के लिए बन रहे हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको लंबा चौड़ा फ्रेमवर्क अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो? अच्छा व्हाट इफ सर मुझे FBR ने बुला लिया, देखा भाई आपने जो टैक्स वैक्स दिया है वो अपेरेंटली बहुत कम लग रहा है, आप लोग मार्केट में तो बड़े पैसे छाप रहे हो। हमने कहा बिल्कुल नहीं छाप रहे हैं, किसने आपसे कह दिया? देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किधर है? मैंने कहा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं बनाते, हमारी छोटी छोटी डायरी है, उसमें हम लिख लेते हैं जो पैसे आए जो गए। तो टैक्स वाले ने कहा भाई इंसान के बच्चे बनो, अकाउंट्स नहीं बनाते? मैंने कहा यार हम दोनों भाई एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, अरे तुनियो भाई है मेरा, मैं उसका भाई हूँ, तो ट्रस्ट है हमारा, क्या जरूरत है हम अकाउंट्स बनाने की? उससे कहा नहीं 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 नहीं, आप एक काम करेंगे, आप अकाउंट्स बनाएंगे और टैक्स के हिसाब से बनाएंगे। किसके हिसाब से बनाएंगे? और आप बना के लेके आओगे, मैं आपको आपकी सारी चीजें वेरीफाई करूंगा। अब बताओ मुझे फ्रेमवर्क किसने दिया?
एफबीआर ने दिया, तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो फ्रेमवर्क भी कहां से मिलेगा? अच्छा अब एक बात बताएं, कंपनी फुल आईएफआरएस अप्लाई करती है तो ये जनरल पर्पस है, क्या बैंक उसको कंपेल कर सकता है कि आप स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ? हाँ कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो वो क्या करेगा, उसके लिए अलग से अकाउंट्स बना देगा। उसका फ्रेमवर्क क्या होगा? बैंक का प्रोवाइड किया हुआ। अब ऑडिटर आके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा तो ऑडिटर क्या पूछेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? उससे कहा बैंक के लिए बना रहे हो। तो ऑडिटर ने कहा ठीक है, फिर आपका ये फ्रेमवर्क सही है। लेकिन अगर आप ये जनरल पब्लिक को देने जाओ तो फिर ये सही। अब बताएं सर, फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। और ऑडिटर आके क्या करेगा, चेक करेगा कि वो फ्रेमवर्क आपने सही सेलेक्ट किया है या नहीं किया। अब बताओ, तुम ऑडिटर हो और तो सुनना, तो मेरे पास आते हो, मैं मैनेजमेंट हूं, ठीक है जी, मैंने अप्लाई किया आईएफआरएस और एसएमई। आपने आगे कहा भाई आप काय की एसएमई हो यार, करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का धंधा है, एसएमई काय की हो आप? मैंने कहा छोटी सी कंपनी है यार, मतलब छोटा सा हमारा ऑफिस है। उसने कहा ऑफिस से नहीं होता भाई, पैसे से होता है। ठीक है जी, मतलब आपके को 2000 क्लाइंट्स हैं यूरोप में बैठे हुए, को 2000 क्लाइंट आपके जो है वो अमेरिका में, आप कह रहे हो कि हम छोटी कंपनी है। मैंने कहा छोटी तो है, ठीक है ना, 3-4 तो कमरे हैं हमारे पास। उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता, किसके हिसाब से होता है? अब बताएं, आप ऑल्टर हो, आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, क्या मैंने सही फ्रेमवर्क पिक किया? नहीं पिक किया, तो आप मुझे सर मुझे रोक सकते हो कि भाई मैं ऑडिट नहीं करूंगा अगर आप ये फ्रेमवर्क सही नहीं अप्लाई करोगे, ऐसा? तो बताओ फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। सर फ्रेमवर्क वेरीफाई करना कि सही है या नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी? ये ऑडिटर की। ऐसा, ये किसकी? आप सुने जरा सब, आप एक ऑडिट करने गए, फ्रेमवर्क आपको नजर आया, आपने फ्रेमवर्क देखा, वो एक्सेप्टेबल था। क्या था? एक्सेप्टेबल था। आपने क्या किया, ऑडिट करना शुरू कर दिया, ऐसा? अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट टू चेंज इट एट इंसेप्शन। ऑडिट करने से पहले ही आपने क्या करना है, फ्रेमवर्क की चेंज की रिक्वेस्ट दे देनी है। व्हाट इफ के मैनेजमेंट चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। फिर व्हाट इफ के मैनेजमेंट चेंज ना करे तो डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। यहां मैंने विड्रॉ क्यों नहीं लिखा, इधर मैंने विड्रॉ क्यों नहीं लिखा? देखो विड्रॉ करने का मतलब होता है आपने काम शुरू कर दिया और आप उसके बाद जो है वो दरमियान में निकल रहे हो। नहीं, हम काम ही शुरू नहीं करेंगे अगर हमें दो चीजें इंश्योर ना कराई जाए। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। और नंबर 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बताओ सर, एफआरएफडब्ल्यू कौन सजेस्ट करता है? बाजों का लॉ सजेस्ट करता है। लॉ ने अगर सजेस्ट नहीं किया तो आप नेचर ऑफ एंटिटी देख के सेलेक्ट कर लो, आप नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के सेलेक्ट कर लो, आप पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के सेलेक्ट कर लो। सर अगर ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो वो चेक करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है या नहीं है। ठीक है जी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो वो ऑडिट शुरू कर देगा, नहीं होगा तो वो क्या करेगा? सर वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को चेंज करने की। अगर मैनेजमेंट चेंज कर दे तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। देखो मैंने वर्ड क्या लिखा है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, शुरू करेगा, मान लेगा कि ठीक है भाई मैं ऑडिट करने को तैयार हूं, नहीं करेगा तो डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। ठीक है जी, विड्रॉ का लफ्ज इधर, विड्रॉ का मतलब क्या होता है? आप काम शुरू कर गए हो, दरमियान में कोई गंद आई, आपने कहा भाई मैं नहीं कर रहा ऑडिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा, ये बात क्लियर रहेगी जनाब? सर कॉपी कर लें इसको। क्या चीज अग्री नहीं करेगी, हम कहेंगे अल्लाह हाफिज भाई हम नहीं कर रहे ऑडिट, दूसरा ऑर्डर दे दो। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जी मेरे बच्चे, तीन दिन बाद में जब चीजें पूछ रहा हूँ ना, ये याद रखनी होगी। आप इसका अभी से ना क्रूअल अल्फाज में बोलूं, याद करना शुरू कर दो, उसको रट्टा मारना शुरू कर दो। रट्टा किस चीज का? ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। अल्फाज आप अपने रखो, ठीक है जी, अल्फाज आप अपने रखो, मसला नहीं है। नहीं नहीं, एफआरएफ हमने याद नहीं करना, बस सिर्फ हमने क्या करना है, पता होना चाहिए कि ऑर्डर का एक्शन एक्शन क्या होना चाहिए अगर वो गलत है। ऑडिट की बुक पीडीएफ में मिलेगी, आप वाली बिल्कुल मिलेगी बेटा, लास्ट बैच वालों को भी मिली थी, आपको भी मिलेगी, तो आप ही के लिए बनाई गई है, पूरे मार्केट में फैला दें। ठीक है ना, हमें कोई टेंशन नहीं।
जी मेरे बच्चों, अरे पाक वैक सही है वैक्सीन, मुझे तो लग रहा है पानी है खाली। पाक वैक, पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन भी निकाल दी ना। हाँ, हैं? सही है। आप लोगों ने सबने वैक्सीन लगवा ली है? कितने लोगों ने नहीं लगाई अभी तक वैक्सीन? तो क्यों, मतलब किसी मिथ की वजह से नहीं लगाई या टाइम ही नहीं मिला? है, टाइम नहीं मिला आप? अच्छा, कोई वजह नहीं है, बहुत सारे लोगों को डर है 2 साल बाद मरने वाला डर तो फिर इंसान बर्दाश्त कर लेगा। हाँ जी, अंदर के बंदे ने कहा अवॉइड करें, पाकिस्तानी साइनोवैक कहीं से मिल रही है उससे लगवा लें। तो यह मैं अभी मदर इन लॉ को कैंसिनो, पाक वैक कैंसिनो लगा दी। हमने शुरू में, मैंने ना कैंसिनो लगवाई जाके जबरदस्ती की, मुझे सिंगल शॉट वाली चाहिए, 2 शॉट्स वाली नहीं चाहिए। मैंने कहा ये कि मैं फारिग करो यार, बार बार कौन है। जी मेरे बिल्कुल कर रहा हूँ जी। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। भाई जिस बंदे का एसएटएम में कैफ क्वालिफाई होने वाला है वो पीसीएससी लाजमी करे। जिसका एसएटएम में कैफ क्वालिफाई नहीं होना वो वेट कर सकता है, क्योंकि अगर इस अटेम्प्ट के बाद उसने कैफ क्वालिफाई किया तो अगली 2 अटेम्प्ट तक उसको पीसीएससी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना? ठीक है ना? मार्च 23 तक अगर वो पास कर लेता है तो, हाँ हाँ बिल्कुल। यार इन्होंने बड़ा अजीब सा जो है वो चीजों इंप्लीमेंट किया, इनको कर कह देना चाहिए था कि यार राइटिंग स्किल्स खत्म, जिसने पीसीएससी के घंटे पूरे कर लिए बस इनफ है वो। ठीक है ना? यार देखो, मैं इस मीटिंग में बैठा हुआ था जब ये डिसीजन लिया जा रहा था कि कम से कम 3 पेपर करने चाहिए, एंड उसमें मैंने भी अपोज नहीं किया था। ठीक है ना? शुरू में मैं अपोज कर रहा था कि यार ये आप कंपल्जन लगा रहे हो, जब एक बंदा नहीं दे सकता 3 पेपर आप उसको कंपेल क्यों कर रहे हो। तो बाकी लोगों ने बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए जिसपे मैं भी चुप। उन्होंने कहा यार भाई मसला ये है कि एक बंदा जब सीए करने आता है ना, तो वो जब चीजें देखता है कि यार मैं 2-2 करके निकाल देता हूँ, 2-2 करने के निकालने के बाद फिर वो आगे जाके जिंदगी में मजीद ख्वार हो रहा होता है, वो 10-12 साल लगा देता है वो क्वालिफाई करने में। ठीक है ना? और फिर उसको सैलरी मिलती है, फिर वो रिग्रेट करता है कि यार मैंने क्या कर दिया। जो बंदा आए वो भाई मिनिमम एक सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के अंदर क्वालिफाई करे और अपनी जिंदगी में इन हो जाए, नहीं हो तो जल्दी बाहर हो जाए। आप देखें ना पीआरसी के लिए उन्होंने कितना टाइम रखा है, 12 महीने। 1 साल के अंदर पीआरसी पास नहीं हुआ, यू हैव टू लीव द प्रोफेशन, फिर आप नहीं कर सकते आगे सीए। नहीं, क्यों पूरी अटेम्प्ट जाया होगी, लैब्स थोड़ी है। देखो यार, मैं एक बंदे को थोड़े टाइम बाद ये आरटीटी में लेके आऊंगा, वो है मुनीफ जियाउद्दीन के सीनियर पार्टनर। मुनीफ जियाउद्दीन एक फर्म है, ठीक है ना, उसके सीनियर पार्टनर है मोइन साहब, मोइन खान नाम है उनका। वो माशाल्लाह बड़े वेटरन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने आईकैप के अगेंस्ट किया था केस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आईकैप ने लिमिटेड कर दी थी, और वो उनमें से थे जो डिस्कालीफाई हो गए थे। ठीक है ना? उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया, को 20-25 लाख रुपए, मतलब ईयर 1997 98 में उन्होंने मिलके कोई 200-250 स्टूडेंट से खर्च किए। दे वन द केस अगेंस्ट आईकैप, और आईकैप को मना कर दिया गया कि आइंदा के बाद आपने लिमिट नहीं लगानी। आईकैप ने दोबारा लिमिट लगा दी। अब वो उस बंदे को मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि वो माशाल्लाह एक ऐसा बंदा है कि जो डिसक्वालीफाई होने के बाद उन्होंने सीए क्वालिफाई किया, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मिलो उस बंदे से, इज अ सीनियर पार्टनर एट मुनीफ।
बताता हूँ जैफा। चलो जी सर 4 पेपर वैसे ही दे रहा हूँ, पीसीएससी ज्यादा नहीं हो जाएगा, छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ, तो 3 पेपर दो शुरू में, पीसीएससी दे दो साथ में बेटा, अगर तुमने एसएडएम में तुम्हें लगता है पास हो जाओगे तो। अच्छा क्या किताब एआरटीटी की लेनी है राइस की? जो एआरटीटी की किताब लेगा उसको राइस की लेने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि ना, मैं उसको पूरा पढ़ा है और सारी चीजें, मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसने बहुत काम किया है, ठीक है ना, चीजों को आसान बनाया, वो सारी चीजें हमने अपनी किताब में डाल दी, ठीक है। आप आराम से हमारी किताब यूज करें। एक शॉट वाली वैक्सीन है हमारी किताब, ठीक है ना। अल्लाह खान पूछ रहे हैं पीसीएससी एग्जाम हो रहा है, बताते हैं तुम्हें बेटा, रुको 1 मिनट। हाँ जी क्या बस मतलब, अच्छा जी सर बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा जी एलिमेंट पे आए दोबारा, कितनी चीजें हो गई जी? 3 पार्टीज हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, आईएफआरएस हो गए, अब क्या रह गया? ऑडिट एविडेंस और ऑडिट रिपोर्ट, यही है। आओ जरा ऑडिट एविडेंस को देखिए। सुनो प्यारे भाई, सुन लो, 2 मिनट पहले सुनना, फिर उसके बाद उसको सुकून से छापना। आप लोग छापना शुरू कर देते हो फिर सुनते नहीं। सुनो दोस्त, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप ऑडिट करने जाओगे, बैलेंस शीट पे एक हेड आ रहा होता है किसका? कैश एंड बैंक का। फिर एक हेड आ रहा होता है फिक्स्ड एसेट्स का, फिर एक हेड आ रहा होता है प्रीपेमेंट्स का। ऑडिटर ऑडिट कैसे करता है? एक एक हेड को पिक करता है कि जो फिगर उसके सामने लिखी हुई आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ आ रहा है 5 लाख, तो ऑर्डर जाके क्या करेगा? ये चेक करेगा ये जो 5 लाख रुपए के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखे हुए हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है जी, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं? क्या ये कंपनी के हैं या नहीं है, यानी क्या जी सर, ओनरशिप या राइट्स एंड रेगुलेशन जो राइट्स हैं, ठीक है जी। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा के एसेट्स हैं लेकिन बुक पे 5 लाख आ रहे हैं, तो वो कंप्लीटनेस इंश्योर करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक्स पे जो है वो 5 लाख के एसेट हैं लेकिन असल में 3 लाख के सर, तो एग्जिस्टेंस इंश्योर करेगा। फिर वो चेक करेगा इसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं है। ये सारी चीजें हमने आगे जाके पढ़नी है। यानी वो करेगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट की एक एक फिगर को उठाएगा, चेक करेगा ये एसेट एग्जिस्ट करता है, कंप्लीट है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू सही है, क्या ये कंपनी का है या नहीं। अब मिसाल के तौर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख के, ठीक है जी, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? वलीद। वलीद मिसाल के तौर पर ऑर्डर है, वलीद आया हमारे पास, वलीद ने कहा सर 5 लाख रुपए के एसेट हैं, ये हम चेक करना है एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। मैं नीचे उसको पार्किंग में ले गया, मैंने कहा ये 5 गाड़ियां, ये प्लांट प्लांट डन। वलीद ने कहा सेट। वलीद आ गया, उसने कहा सर मैंने माशाल्लाह पूरे 5 लाख रुपए के एसेट्स देख लिए। तो सीनियर ने या पार्टनर ने वलीद को कहा तुम देख क्या, तुमने ये देखा कि इन्हीं के हैं या किसी और के? अच्छा, मतलब किसी और के भी एसेट दिखा दे हैं, ये भी हो सकता है। वलीद आया, सर वो जो नीचे सारे एसेट्स पड़े हुए वो आपके हैं या नहीं है? हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स साथ में खोल दिए, ठीक है जी, सही, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स खोल दिए सारे सामने। वलीद ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उसने कहा हाँ सर सर है आपके। वलीद गया अपने सीनियर को कहा सर वो सारे एआरटीटी वालों की है, तो मैंने 5 लाख रुपए के एसेट्स पूरे देख लिए। तो उसने वलीद को कहा तुमने 5 लाख रुपए को कैसे इंश्योर किया, वो तो फिजिकल एसेट्स पड़े हुए थे। तो वलीद ने कहा इतने सारे थे मुझे लगा 5 लाख के होंगे हैं। उसने कहा नहीं बेटा, जाके इसकी वैल्यू चेक कर गया, क्या कर गया, वैल्यू चेक कर गया। तो वलीद आया, उसने एक एक चीजों की वैल्यू निकलवाई, हमने बताते रहे, 5 लाख के एसेट्स पूरे हो गए। अब मुझे बताओ ये सारे काम जो ये कर रहा है, ये क्या कलेक्ट कर रहा है? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। ऑडिट एविडेंस हर एक बैलेंस शीट और पीएनएल के एक एक लाइन आइटम पे कलेक्ट कर। जब आपका पार्टनर बैठ के आपका रिव्यू कर रहा होता है ना, वो देखते हैं नीचे चीज आ रही है अदर इनकम, क्या आ रही है, वो पूछता है अदर इनकम में क्या क्या है, आप उसका ब्रेकअप देते हो, अदर इनकम में ये 5 चीजें। फिर वो क्या पूछता है, अदर इनकम में जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आ रहा है, नहीं, ये कैसे वेरीफाई किया? आप कहते हो सर ये सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइसेज हैं। यानी ऑडिटर का काम क्या है, बैलेंस शीट और पीएनएल के एक एक फिगर के ऊपर क्या करना, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना। और ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट भी और, सफिशिएंट का मतलब मैं पूरी सेल्स वेरीफाई करने गया, एक इनवॉइस देख के आ गया,
मैंने कहा भाई माशाल्लाह मैंने एक इनवॉइस देख लिया और अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सही है, तो मुझे लग रहा है बाकी भी सब सही होगा। नहीं 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 नहीं, ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। ठीक है जी, क्वांटिटी पूरी नहीं की, तुमने नंबर्स पूरे देख के आओ यार, अच्छी खासी चीजें देख के आओ। सर मुझे कहा गया कि जाके चेक करके आओ कि ये सारे एसेट्स एआरटीटी के हैं या नहीं, ये सारे एसेट्स एआरटीटी के हैं या नहीं। अच्छा मैं गया नीचे पार्किंग में, देखा सारे एसेट्स ऐसे देख के आ गया। ठीक है जी, मैंने कहा सर मैंने सारे एसेट देख लिए, सब एआरटीटी के पार्किंग में खड़े हुए थे। मैं एविडेंस लेके आया, सब एआरटीटी की पार्किंग में गाड़ियां मौजूद है, सारी गाड़ियां इनकी हैं। उन्होंने कहा नहीं यार आप गलत एविडेंस देख के आ गए। अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या था कि आप जाके उनसे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगो। ठीक है जी, तो सर एक तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट और रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब है अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है जी, सफिशिएंट भी। और अभी पूरा हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है आइजा 500, आइजा 500। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आइजा 200। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आइजा 500। इसके बाद वो किस चीज के ऊपर है कि ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब कितना होना चाहिए और अप्रोप्रिएट का मतलब कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, कितना और कैसा, ऐसा। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी, क्यों जरूरी है? ओपिनियन हम ऑडिट एविडेंस की बेसिस पे देंगे। आपने जज को बोलते हुए सुना है ना, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला दिया। ऐसा तो ऑडिटर भी क्या करता है, ऑडिटर के सामने गवाह नहीं होते, क्या होते हैं, सबूत होते हैं। तो वो जब अपना जजमेंट ड्राफ्ट करता है, ओपिनियन ड्राफ्ट करता है, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, ऐसा। तो सर अप्रोप्रिएट एविडेंस जो है वो, सॉरी जो एविडेंस है वो सफिशिएंट भी और अप्रोप्रिएट भी। अच्छा क्या एविडेंस हमने हर एक लाइन आइटम पे जमा करना है? जी सर, हर एक बैलेंस शीट और पीएन के लाइन आइटम पे हमने क्या करना है, ऑडिट एविडेंस जमा करना है। ऐसा सर हंड्रेड्स ऑफ इनवॉइसेस होंगी, हम सैंपल बेसिस पे जाएंगे। हाँ लेकिन सैंपल कितना होना चाहिए? 1 करोड़ इनवॉइसेस में हमने दो सेलेक्ट कर लिए। हमने कहा दो अगर सही है ना तो फिर माशाल्लाह सब सही होगा। हाँ नहीं, गलत बात। ठीक है जी, आपको सैंपलिंग के चैप्टर में बताया जाएगा कि सैंपलिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टडी टैक्स खरीदूं, खरीदूं वाला सीन भी आ गया क्या? फी कम किया है क्या आपने? तुम लोग ये बदनसीबी है बेटा, मैं काउंसिल में नहीं हूं। जी जी मेरे बच्चों, नहीं 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 ऐसे नहीं होता। देखो एक चीज होती है, किसी एसेट को आपने फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, तो फेयर वैल्यू मैनेजमेंट को कहां से पता चली, कहां से चेक करवाई? उस ब्रोकर की आपको चीजें देगा वो। हमसे भी इंश्योर करेंगे कि ब्रोकर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है जी, अगर ब्रोकर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अपना ब्रोकर लेके आएंगे। आगे हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है आइजा 620, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है जी, जहां हमें लगेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, अपना एक्सपर्ट लेकर आएंगे। अच्छा बाकी सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू पे नहीं होता, वो किस पे चल रहे होते हैं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। जैसे पीपी हमने एक कैमरा लिया 50,000 रुपए का, कॉस्ट पे चल रहा है, हर साल उसको डेप्रिशिएट कर रहा है, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। बस हमने सिर्फ ये देखना है कि जो कैरिंग अमाउंट इसकी आ रही है उसमें सही डेप्रिशिएशन कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है ना, जहां फेयर वैल्यू होगी बेटा फिर हमें क्या करना है, एक्सपर्ट लेना है। एक्सपर्ट शायद सामने वाले का हो या हमारा हो। ठीक है जी, क्या जी, इंपेयरमेंट हमें मैनेजमेंट कैलकुलेट करके देती है, हम उसको चेक करते हैं कि वो इंपेयरमेंट सही है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं। हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना, हम बहुत सारी चीजें देखेंगे उसमें। ठीक है जी, हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, हम जाके चेक करेंगे कि मुझे बताओ ऑडिट का पहला स्टेप क्या होता है। जाके हम डायरेक्ट बस ऑडिट उठाएंगे शुरू कर देंगे, नहीं 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 नहीं, प्लानिंग से भी पहले क्या होता है, हम जाके सबसे पहले देखते हैं कि भाई जिस कंपनी को हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके बारे में रीड करते हैं।
एंटिटी को देखते हैं, उसके एनवायरनमेंट को देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, मोबाइल कंपनी है, और मैं देख रहा हूँ कंपटीशन इतना सख्त हो गया है और मार्केट में मोबाइल के रेट ऐसे गिरे हैं, तो मुझे पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि इस कंपनी की इन्वेंट्री में क्या हो सकता है, एनआरवी लॉस हो सकता है, और जो इन्वेंट्री जिस मशीन से बन रही है वो मशीन भी क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है। तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप पूरा अंडरस्टैंड करते हो उसके एनवायरनमेंट को, उसको, ठीक है जी। अभी आप आइजा 315 जो आकाश के साथ पहला स्टैंडर्ड पढ़ोगे वो यही पढ़ोगे कि हम जब ऑडिट शुरू करते हैं हम पहले क्या करते हैं, विल रीड द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये रिस्की है, किस हद तक रिस्की है, किसके साइड में मसला हो सकता है, फिर हम अपनी प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से हम प्रोसीजर डिजाइन करेंगे और फिर हम आगे जाए, ठीक है। तो ये बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है कि एक चीज इम्पेयर्ड है और ऑडिटर जो है वो सुल्फी लगा के आया हुआ है, बड़ी वाली जो चर्च की राड होती है, ठीक है। ये मुश्किल है, ठीक है जी। सीखोगे बेटा, ये प्रोफेशन में ऐसा है कि तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है ना। हाँ जी, हवाई जहाज उड़ रहा है और पीआईए का हवाई जहाज गिर गया ना, वो हवाई जहाज तो लॉस हो गया, ऑर्डर को टेंशन किसकी हुई, बाकी के हवाई जहाजों में। क्यों? अब उनमें को बैठेगा नहीं तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो जहाज भी क्या हो रहा है, इम्पेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर का दिमाग ऐसे चलता है, अच्छा ये तो गिर गया, ये तो गया, जो बाकी है, ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रस्ट इश्यूज ना, फिर पता चला कि आधे पायलट जो है वो तो मैट्रिक पास है, हमने कहा गया, सफाई हो गई थी। अब अगर रिव्यू करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पता है कि सर ठीक ठाक कंपेयरमेंट निकलेगी इसमें से, ऐसा है कि नहीं। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, बस एक हम और चीज पढ़ेंगे फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। जी जी जी, मुझे पता है बेटा, अरविंदा डिसल्वा नाम नहीं है मेरा, अहमद रजा नाम है, मुझे पता है नमाज कब होती है, टेंशन नहीं। हाँ जी, बस आखिरी चीज पढ़ो ताकि हमारे 5 एलिमेंट्स पूरे हो जाए ना। कर लिया कॉपी? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चले जी, आखिरी चीज सर, एक बात बताओ, और सुनना, लिखने से पहले ना सारी चीजें सुननी। ऑडिट रिपोर्ट बना रहे ऑडिटर, और ऑडिट रिपोर्ट बना रहे जो ऑडिटर ना, वो है ऐसे, मिसाल के तौर पर केजीएस का पढ़ा हुआ, कहां से, केजीएस का पढ़ा हुआ, कराची ग्रामर स्कूल का, ठीक है। यो मैन फुल बर्गर बच्चा है, वो बैठ गया ऑडिट रिपोर्ट बना रहे, उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया कि भाई मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया और मैंने बड़ा जबरदस्त, बड़ी गाढ़ी अंग्रेजी, ठीक है जी, बेहतरीन इंग्लिश में लिखा जो आम बंदे को समझ में भी नहीं है, ठीक है, फुल नॉवल वाली इंग्लिश लिखी। फिर एक था सर हमारी तरह इंडू प्रोडक्शन, वो था पीले स्कूल की, उसने लिखना शुरू किया कि भाई वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फलां कंपनी, ठीक है जी, एंड वी डिड नॉट फाइंड एनी मटेरियल मिस्टेक। सिंपल अंग्रेजी भाई इतनी आती है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये दोनों दोनों जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट बन गई, ये दोनों जा रही हैं अवाम के पास। अब मिसाल के तौर पर अवाम में एक बंदा डॉक्टर है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाई, नीचे वाले तो समझ आ गई उसको, ऊपर वाली में घूमता रहा। फिर एक बड़ा जो है वो सोफिस्टिकेटेड बच्चा है, उसको ऊपर वाली समझ आ गई, नीचे वाली उसको लगी कि घटिया क्वालिटी का ऑर्डर है जिसको ये अंग्रेजी है उसकी, ठीक है। तो लॉ ने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, और हर एक का ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का अपना तरीका हो, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लॉ ने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, उसके एक एक लफ्ज को खुद डिफाइन किया, ठीक है जी, और बताया कि अगर आपने रिपोर्ट में ये लिखना है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब सही है, तो तमाम ऑडिट फॉर्म्स की रिपोर्ट क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है जी। यानी सर आपको उन्होंने एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट बना के दे दी कि जब सब सही हो ना तो ये वाली रिपोर्ट दे दी है, ठीक है जी। और अगर इस रिपोर्ट में कुछ चीजें चेंज करनी है, कोई मिस स्टेटमेंट निकली है, फिर आप उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स इस्तेमाल करो, उस पर भी गाइडेंस दी आपको कि वो वर्ड्स क्या होने चाहिए, ताकि यूजर की अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, आसान हो जाए और यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर भाई उमर चुगताई एक रिपोर्ट बना रहे हो, उमर चुगताई केजीएस का पढ़ा हुआ है, ईवाई का पार्टनर है, ठीक है जी। तो वो जब रिपोर्ट बनाएगा, वो अगर अपनी अंग्रेजी लिखे तो पता नहीं क्या भला की अंग्रेजी लिखे, ठीक है जी। और एक मिसाल के तौर पर यहाँ जो है वो छांगा मांगा कंपनी का एक ऑर्डर है, ठीक है जी, वो बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सर यहाँ से छापा वहां से छापा, अपनी तरफ से अंग्रेजी ठोकी, नहीं, आपने ऑडिट रिपोर्ट क्या है सर, बिल्कुल एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट है जो क्या है जनाब, लॉ ने डिफाइन की हुई कि भाई ऑडिट रिपोर्ट ये, और ये आपने देनी है जब जब मामला बिल्कुल सही हो। अगर सही नहीं है तो आपने क्या करना है,
उसको एक पर्टिकुलर जगह पे मॉडिफाई करना है और उस मॉडिफिकेशन के ऊपर भी पूरी गाइडेंस दी हुई है आपको। ठीक है जी। अब बताएं जनाब, मैंने लिखा जनाब आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर का काम क्या है? कंक्लूजन ड्रॉ करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने या नहीं बने। ठीक है जी। और ये वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? मैनेजमेंट को नहीं होती है। हमने एड्रेस किसको करना है? अपॉइंट किसने किया? हमें किस काम के लिए किया था? कि चेक करो भाई मामला सही है, सही नहीं तो हम रिपोर्ट भी किसको करेंगे? शेयर होल्डर्स को करेंगे। डन। अच्छा जी, ऑडिट रिपोर्ट हैज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है जी, फॉर सर्कमस्टांसेस इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर, यानी सर ऑडिट रिपोर्ट बनी है एक ऐसे सिनेरियो के लिए, लॉ ने बनाई जो बिल्कुल सही मामलात वाली है, यानी कंपनी में मामला बिल्कुल सही हो तो ये वाली ऑडिट रिपोर्ट देनी। ठीक है जी। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर FRFW, द ऑडिटर अमेंड्स एंड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। अब बताओ, जब हम वर्ड यूज करते हैं अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो अगर दो क्लाइंट्स आपने उठाए, दोनों की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, दोनों की रिपोर्ट क्या होगी? एक जैसी होगी, एक जैसी होगी। मॉडिफिकेशन होगी तो रिपोर्ट में अलग अलग चीजें आ रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, द रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड फॉर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है जी, याद रखना हमने रिपोर्ट में सिर्फ कौन सी मिसस्टेटमेंट्स बतानी है? मटेरियल। ये नहीं कि भाई एक शेयर होल्डर ऑडिट उसमें आ जाए मीटिंग में कि जी वाटर कूलर जो खरीदा गया ड्यूरिंग द पीरियड वो फिक्स एसेट्स में नहीं आ रहा, तो ऑडिटर वहां जलील हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमने सिर्फ क्या करना है, किस चीज के ऊपर हमने ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो हमने बताना है सर मटेरियलिटी आमतौर पे क्या होगी? 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट। ये आपने अभी आगे पूरा मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड पढ़ना है, ऐसा याद रहेगा मेरे बच्चों। ये बाद में लिख लेना, ठीक है ना? ये बाद में लिख लेना, सिर्फ उसको याद करोगे। ऐसा जी, कर लोगे मेरे बच्चों? अब बताओ 5 एलिमेंट्स के हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं, कर लोगे मैनेज? बिल्कुल सही कह रहे हो ताहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। PDF ऑफ क्लास 2 and 3 कह रहा हूं, हमारा बच्चा कहाँ है? वो ऑडिट में नहीं बैठता क्या? सकलैन मुश्ताक, अच्छा वो कॉस्टिंग में। एक बच्चा जो जिम्मेदारी ले ये PDF भेजने की, आता है किसी को? जैन को आती है? जी मेरे बच्चों, ऑडिट की बुक मैं दे देता हूँ, PDF दे दूं आपको, ग्रुप पे दे दूं? पक्का? चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ये कॉपी कर लेना, यही अपनी क्लास ऑफ करते हैं, आप लोग नमाज भी पढ़ें। AFRFW एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेट है। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया।